गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सब पार्टिकल फिजिक्स कर रहे थे ना। ओके ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है। ओके इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। दो तीन छोटे छोटे से टॉपिक्स और रह गए। सॉरी छोटे नहीं, बड़े टॉपिक रह गए। ठीक है, एक तो पार्टिकल फिजिक्स कर लेते हैं और एक दिन और कर लेते हैं मिसलेनियस टॉपिक को लेकर। और मिसलेनियस टॉपिक जो है वो बता दूँ, वो एंडलेस टॉपिक ख़त्म होता नहीं है। जितना हो गया, बाकी पढ़ते रहिएगा, करेंट अफेयर्स अपडेट करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कल जो लास्ट डिस्कशन था वो हम बिग बैंग थियरी से लेकर ओरिजिन ऑफ लाइफ तक की बात कर चुके थे। ठीक है, आज हम उसके आगे चलते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करते हैं वो है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, है ना। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। देखो, डार्क मैटर डार्क एनर्जी जो होते हैं इनको भी ज़रा समझाता हूँ। अगर आप रात में अंतरिक्ष को देखो, तो आपको बहुत सारे सेलेस्टिकल बॉडीज़ दिखाई देते हैं। सॉरी, गलत हो गया, बहुत सारे सेलेस्टिकल बॉडीज़ नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, दिन में भी नहीं दिखाई देते क्योंकि सूर्य का प्रकाश होता है। मतलब ये कह लो आप बहुत सारे सेलेस्टिकल बॉडी देख ही नहीं सकते हो। ठीक है, लेकिन चलो फिर भी हम लोग थोड़ा ना रात में कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रात में सन की लाइट होती नहीं है। तो रात में जब आप आसमान देखते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। पता है क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं? सुनो, जब आप रात को आसमान देखते हो तो आपको वहाँ पर तारे दिखाई देते हैं, दिखते हैं, फाइन। और तारों के बीच बीच में बचा कुछ अंधेरी अंधेरी जगह होती हैं। पता है, ये अंधेरी जगह जो होती हैं वो कुछ नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। उन्हीं अंधेरी जगहों को हम एक्चुअल में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। अब वहाँ जो डार्क मैटर डार्क एनर्जी उस अंधेरी जगहों में है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की गई हैं। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से एक को डार्क मैटर और एक को डार्क एनर्जी बोला गया है। ठीक है, एक को डार्क मैटर और एक को डार्क एनर्जी बोला गया। जरा इसको मैं आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। आप धीरे धीरे इन चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर कर लोगे। ठीक है, सो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। देखो ऐसा है कि चलो ऐसे ना मैं एक ब्रह्मांड बना देता हूँ। मान लो ये सेलेस्टिकल बॉडीज़ हैं जो आपको दिख रहे हैं ऊपर। ठीक है, ये दिख रहे हैं आपको ऊपर, एक अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। तो सेलेस्टिकल बॉडीज़ ऊपर जो है वो एक अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। ठीक है, सेलेस्टिकल बॉडीज एक अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। ओके, अब जरा समझना, पहले एक बात समझो। मान लो डार्क मैटर डार्क एनर्जी के कंसेप्ट को ना मैं एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एग्जाम्पल है हमारी प्यारी ज्वाइंट फैमिली। हमारी प्यारी ज्वाइंट फैमिली, पता नहीं आप में से आप लोगों ने ज्वाइंट फैमिली में रहा है कि नहीं रहा है, पर मेरा बचपन थोड़ा ज्वाइंट फैमिली में ही बीता है। और ज्वाइंट फैमिली के आधार पर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा दूंगा पूरा का पूरा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का कंसेप्ट क्या होता है। देखो, डार्क याद रखना, स्टोरी थोड़ी इमोशनल है और इमोशनल स्टोरी में आपको डार्क मैटर डार्क एनर्जी लगाने वाला हूँ। अगर यहाँ पे लड़कियाँ हैं तो बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ फीमेल्स को मैं नेगेटिव रोल में लेने वाला हूँ। तो पहले जो बच्चियाँ हैं वो समझ लें, क्लियर कर लें कि यहाँ पे कोई माइंड नहीं करेगा, और अगर कोई माइंड करेगा तो उस बच्ची का नेचर यही वाला होगा जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चले, तो कोई सारी बच्चियाँ बोल दो कि आप माइंड करने वाले नहीं हो, पहले तो बता लो, तब तो मैं समझाऊँ। ठीक है, नहीं तो फालतू में ऐसी हवा में जल्दी समझा देता हूँ। मैं थोड़ा इसको डिटेल में समझा रहा हूँ। भाई याद रखना, स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। स्टोरी क्या, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। तो आइए थोड़ी इमोशनल स्टोरी को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। ये मान लो बच्चा एक ज्वाइंट फैमिली है। ठीक है, ये एक ज्वाइंट फैमिली है। ज्वाइंट फैमिली में ना एक काम करते हैं। ज्वाइंट फैमिली का मतलब पापा का घर, ठीक है, पापा का हाउस स्टे। पता नहीं आप लोग बंगाल में इधर उधर पापा का घर समझते हो कि नहीं समझते हो। और घर के सेंटर में रख दिया मैंने पापा और मम्मा। ठीक है, पापा और मम्मा रख दिया। ये हो गया नंबर 1 के भैया, बड़े भैया, प्रभु श्री राम टाइप वाले। ठीक है, मूवीज़ वूवीज़ में हम लोगों ने देखा होगा, जो बड़े भैया होते हैं हमेशा भगवान श्री राम की तरह होते हैं। ठीक है, मतलब सारे घर का ख्याल। देखो बात सही भी है, जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा होती है। ये हो गया नंबर 2, आप मतलब खुराफात। आप मेरे स्टूडेंट हैं तो खुराफात आप हैं, भैया क्यों खुराफात होंगे भाई। ये हो गया नंबर 3, आपसे छोटा वाला भाई, है ना, वो भी अच्छा बच्चा। और एक सबसे छोटा वाला भाई, बहुत क्यूट। तो घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सबको पता है वो घर का खिलौना होता है। ठीक है, अब आप में से जितने बच्चे घर के सबसे छोटे हैं, आप घर के खिलौने। और आपको पता है ना, आपके भाई बहन सब आपको माँ बाप आपको छेड़ते रहते हैं। और ये ठीक भी है, क्योंकि वो घर के टॉय होते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे बहुत खुश होंगे, सर मैं छोटा हूँ, मेरे को आज भी पापा मामा छेड़ते हैं, भैया दीदी छेड़ते हैं। अच्छा करते हैं ना, आप छोटे हैं, प्यारे हैं। ओके, चलेगा।
तो देखो ऐसा है कि ये सारे के सारे 4 भाई हो गए। अब यहाँ पे जो मेरी बहनें हैं ना, जो मुझे सुन रही हैं, वो कहेंगी सर हम लोग कहाँ हैं। ठीक है, सुनो, देखो मेरी बहनें, गुस्सा ना करो तुम लोग, ठीक है। जो मेरी बहनें हैं वो, उनको चलो हम घर में एक थोड़ी थोड़ी जगह दे देते हैं, पर सुनो, तुम लोग मान के चलो ये तुम्हारा घर नहीं है, ठीक है। तुम्हारा घर कोई और है, ये दूसरी बहनों का घर है। हम इसी समाज में रहते हैं और यही हमारे समाज में चल रहा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हम लोग के समाज में चलता है, यही चलता है। लड़कियां दूसरे घर जाती हैं, दूसरी की लड़कियां हमारी। तभी हम बोले हमारी बहनों का घर ये नहीं है, किसी दूसरे का घर है। दूसरे के घर जाएंगे, दूसरी बहनों का घर ये है। चलिए कुछ बच्चे, एक बच्चे ने बोल दिया सर माइंड नहीं करेंगे, तो उसी बच्चे को लेके हम मान लेते हैं कोई भी बच्चियां यहाँ पे माइंड नहीं करने वाली हैं। चलो, तो ये बच्चा, ये चारों के चार, ये तीसरा भाई हो गया, चौथा, ये 4 हो गए। अच्छा सुनो, तुम ना थोड़े खुराफात हो, हम पहले ही बोले। खुराफात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी और पापा की फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है। हो गया अर्ली मॉर्निंग बवाल, हो गया अर्ली मॉर्निंग बवाल, और तुम घर छोड़ के बाहर निकल गए, पापा हम जा रहे हैं। तुम पापा से नहीं बोलते, अपनी मम्मा से बोलते हो मम्मा हम जा रहे हैं। तो ना मम्मा क्या होती हैं, टेंस हो जाती हैं, और पापा कहते हैं जाओ, आना नहीं। पापा कहते हैं जाओ, आना नहीं। पापा तो भी कहते हैं आना भी नहीं। लेकिन सुनो, घबराओ नहीं, रात को तुम लौट आए हो। हाँ सर, ये याद है कि बचपन ना हम घर कई बार छोड़े हैं। सुनो, हम बीच बीच में पूछते रहेंगे हम लोग कौन सी बातें कर रहे हैं। हम लोग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, तो पता चलेगा स्टोरी थोड़ी लंबी हो गई, तो कहीं आप भूल गए कि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। 2-4 लोग पता चले कि इधर से निकल आवे, एक निकल से निकल आवे, पूरा माहौल ही इमोशनल हो जाए, आते आते ही चीज़ें इमोशनल हो जाए, वो ठीक नहीं है ना, शुरुआत में ही। लेकिन क्या किया जाए, टॉपिक ही डार्क मैटर डार्क एनर्जी का। अब चलिए ऐसा है, तो ये हो गया आपका, ये खुराफात चल रहा है, लड़ाई झगड़ा सब चलता रहता है, जूता चप्पल है ना, भाई बहनों के बीच चलता रहता है ना। माँ बाप अपना सबको समेटते रहते हैं, मारते पीटते, जिसको जो करना हो, जैसे जो समझता है। तो ये बड़ा हंसी खुशी का परिवार है, मज़ेदार परिवार है जो चल रहा है। अच्छा सुनो, अब होता क्या है, होता ही है, एक दिन तुम लौट के नहीं आते हो, दोस्त के घर सो जाते हो। उसके पापा पूछते भी हैं बताए हो, तुम लोग बताते हो हाँ बताए हैं, ठीक है। तो हम तो भाई गाँव देहात के रहे हैं, तुम लोग तो भाई विदेश से आए हो, है ना, कॉन्वेंट वाले हो, हम थोड़ा शिशु मंदिर विद्या मंदिर वाले। तो हुआ क्या कि भाई हम थोड़ा हिंदी माध्यम रहे हैं 12 तक, ठीक है। तो हम एक दिन नहीं आए लौट के, है ना, रात में दोस्त के घर सो गए, सोचा माँ बाप को थोड़ा जलाएंगे। तो याद है पापा तुम लोग के घर ही पहुँच आए थे, तो पापा हमारे पहुँच आए उस दोस्त के घर और पूछे, तो बोले अंकल जी, बोले भाई देखो यहीं सो रहा है। हम उससे पूछे तो बोला घर पे बताया। उस ज़माने में फ़ोन थोड़ा नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो पिताजी साइकिल पे बैठा के ले आए, याद होगा आप लोगों को, बोल आप लोगों को भी, काफ़ी लोगों को तीना याद आ रहा होगा। रास्ते में हमको पता चला कि माई फादर ऑल्सो लव मी लॉट, है ना, मेरे पिताजी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। घूसा, चप्पल, साइकिल उठा उठा के फेंक दिया हमारे ऊपर। मतलब उस दिन लगा कि हाँ पापा ऑल्सो लव मी अ लॉट, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में छोटे छोटे में चल रही थी, ठीक है। माँ बाप जो होते हैं वो घर के सेंटर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। हम सब कहीं भी किसी भी जगह पर होते हैं, सबको पता है, जिनके माँ बाप हैं हम लोग की ज़िंदगी में, उनको पता है कि सर हम लोग क्या करते हैं सारी छुट्टियों में, चाहे ईद हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे वो आपका ईद हो, चाहे ये तुम्हारा होली दिवाली हो, तुम्हारा क्या नाम है जी वो क्रिसमस उस्मस का टाइम हो, सब हम लोग एक जगह पे आ जाते हैं ना। गुरु पर्व हो तो हम सब अपने गुरु नानक देव वाले, है ना, वो सब अपनी अपनी अपने परिवार के साथ ही मनाते हैं। और सही बात है दोस्त, त्यौहार का मज़ा परिवार के ही साथ होता है। परिवार ना हो तो त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं। कौन मनाए अकेले में, भैया कुछ ला रहे हैं, दीदी कुछ ला रही हैं, कोई मिठाई बना रहा है, माता जी कुछ तल रही हैं, है ना, पिताजी कुछ सामान लेने गए, तो ये एक अलग ही मज़ा है। आई हाई आई। अच्छा सुनो सुनो, दीदी लोग अपने घर चली गई हैं, ठीक है, भैया की शादी हो गई, तो पापा मम्मा हमारे घर में क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। घर में सारे भाई बहनों को जोड़ कर रखते हैं यार। वैसे भी वो ऐसे केंद्र होते हैं घर के। अभी पापा मम्मा की तबीयत खराब, देखो हर आदमी दुखी रहता है घर में, है ना, होता है कि नहीं, हाई ऐसा इमोशनल हाई होता ही ऐसा, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, बोलना ही नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग बड़े हो गए, भैया की शादी हो गई है। हाँ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डार्क मैटर डार्क एनर्जी, कहानी टर्न मारने जा रही है। भैया की शादी हो गया, आप मेरे स्टूडेंट हैं तो कोई सोचना ही नहीं, अपना ले लो भाई, IAS बन गए हो। और उसके नीचे की मैं बात ही नहीं करता, IPS IRS सब तो ज़िंदगी भर IAS को सलूट ही करना होता है इन लोगों को। तो IAS है, तो हम IAS ही की बात करेंगे, सीधा टॉप 100 पोस्ट की बात। तो ठीक है, अब IAS बन गए हैं, अब IAS बन गए, अब क्या होगा सुनो, फाइनली अब IAS है ना। अब भाई एक अच्छी शादी आपकी हो रही है, XYZ कोई आ रही है आपकी लाइफ में, है ना, XYZ बढ़िया, आपका 5-7 करोड़ रुपए कैश मिल रहा है, एक मर्सिडीज वर्सिडीज भी मिल रहा होगा, 3 BHK 4 BHK का फ्लैट मिल रहा होगा, और ये 2-4 किलो का सोना मिल रहा होगा। और वो क्या नाम है जी, वो यूपी बिहार वाली शादी में दहेज बहुत मिलता है, क्या नाम है, एक पेट्रोल पंप भी मिल गया। बाकी और डिसाइड कर लेना किसी को और कुछ चाहिए तो, ठीक है। तो ये एक कन्या आपकी लाइफ में आ रही है ना। सो वन ऑफ द लेडी एंटर इन योर लाइफ फॉर योर मैरिजेस एंड ऑल। डाबरी जम गया है। आप सुनो, अब क्या होता है जब ये लेडी जब आपकी लाइफ में आती है तो क्या लगता है,
जब आपकी लाइफ में एलईडी आती है तो आपको ये समझ में आता है कि आपके माँ बाप जो हैं वो सगे होकर भी सौतेले की तरह व्यवहार किए हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके माँ बाप की जहाँ आप पैदा हुए हैं गलती से इनके घर पैदा हो गए, हमेशा भैया की उतारी हुई शर्ट पहनाए हैं, छोटा भाई आईएएस की तैयारी कर रहा है तो तुम क्यों पैसे दोगे, भले इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, लेकिन तुम क्यों दोगे। बात तो सही है भाई, बहुत सारी चीज़ें आप क्यों छोटे भाई को पढ़ाएंगे, पढ़ने में अच्छा, वो क्यों जाके दिल्ली में तैयारी करेगा, वो जो क्यों जाके केएसजी ज्वाइन करेगा, है ना, क्यों 1.5-2 लाख रुपए आप फीस दे रहे हैं, सही बात है, रहना खाना सब दिल्ली में एक्सपेंडिचर क्यों देंगे, सही बात है, ठीक है, आप ही का भाई थोड़ी ना है। अब बहुत सारी चीज़ें आपको इन मैडम के आने के बाद आपको पता चला लाइफ में कि आपके साथ हमेशा अकेलापन और दोहरापन जैसी चीज़ें हुई हैं। अच्छा, अंत में अब यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपके पापा इस बार बोलते हैं बेटा एक काम करो, तुम ना बच्चा यहाँ से ऐसा करो, तुम प्लीज़ चले जाओ, क्योंकि तुम अब बची, हम लोग की कितनी ज़िंदगी बची, बीपी शुगर हो ही गया है, रोज़ ये टेस्ट वो टेस्ट चल ही रहा है, कुछ पता है नहीं कितने दिन ज़िंदगी बची। तो पिताजी बोलते बेटा तुम चले जाओ, है ना, सुखी से तुम भी रहो, सुखी से हम लोग भी रहें, कोई टेंशन नहीं है। देखो एक बात हम आप लोग को सबको बता देते हैं, जब तक माँ बाप जिंदा है ना, उनके साथ रहिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। जिस दिन आप माँ बाप बनिएगा और आपके बच्चे आपसे दूर जाएंगे तो समझिए, और जितने बच्चे यहाँ पर इकलौते हैं, है ना, याद रखिएगा आप विदेश सेवा न लीजिएगा, आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईपीएस से रहिएगा, ताकि हमेशा माता पिता के आसपास रहें। बस इतना ही एक रिक्वेस्ट है, बाकी बड़ा भाई समझ के बोला, आपको समझ में आवे तो आवे, ना आवे तो ना आवे। चलिए चलिए, अच्छा यहाँ पे आइए, यहाँ पे तो वही बात है कि इस बार आप घर छोड़ के चले जाते हैं और इस बार आप दोबारा लौट कर नहीं आते हैं। चलिए, ये थी पूरी कहानी, जो कहानी आम घरों में हो सकती है, कुछ घरों में ज़रूर देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन सुनो, आजकल की जो बच्चियाँ वो बहुत समझदार हैं, पढ़ी लिखी, वो जानती हैं कि पैदा कहीं से हुए और अर्थी कहीं से उठनी है, ठीक है। तो उसको रिस्पेक्ट देना उस परिवार को, और ये चीज़ भी समझ में आता, पढ़ी लिखी और जानती हैं भाई हमको इसी परिवार में रहना। तो आजकल की बच्चियाँ जो पढ़ी लिखी हैं बहुत समझदार, उनमें इस तरह का छल कपट शरारत नहीं है। उनको ही पता कि हमारे घर में भी कोई हमारे जैसा ही आएगा, जो हमारे मामा पापा भी होंगे, उसी तरह हम भी कहीं जा रहे हैं, वो भी हमारे मामा पापा हैं। चलिए, तो इस कहानी का भाव यही होता है कि लड़का लड़की वाले के माँ बाप की रिस्पेक्ट करे, लड़की लड़के वाले के माँ बाप की रिस्पेक्ट। कहानी और कुछ करनी ही नहीं है, सारा सिस्टम अपने आप सही रहेगा, ठीक है। और नए घर में थोड़ा बहुत एडजस्ट हर किसी को करना ही पड़ता है। चलिए भाई, अपने माँ बाप तो अपने ही माँ बाप होते हैं, दूसरे माँ बाप को अपना बनाने के लिए आपको उस हिसाब से लगना पड़ेगा। चलिए, तो अब यहाँ पर सर डार्क मैटर कहाँ है और डार्क एनर्जी कहाँ है, मैं ज़रा समझाता हूँ। देखो ऐसा है, आप ना रात में छत पर देखो, चले जाओ, पता नहीं आप में से आप लोग नानी के घर गए हैं कि नहीं गए। हम लोग तो बचपन में नानी के घर जाते थे, और नानी के घर जाते थे तो मौसी उसी सब लोग आ जाते थे, मामा के बच्चे होते थे, हम सब छत पे सोते थे। अब आप लोग ये सब क्या पता है, ये सब ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी थी, है ना, आप लोग तो बेकार ज़िंदगी में हैं। चलिए, तो बताओ, जब ये टॉपिक पढ़ाता तो मेरा अपना बचपन याद आता है। तो नानी के घर में हम लोग सोते थे, और नानी के घर में हम लोग छत पे सोते थे ना, बड़ा घर कहाँ होता तो ऊपर बिछ जाता था गद्दा सोते। तो जब वो सोते थे दोस्त, तो जब हम लोग आसमान को कभी देखते थे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, ठीक है। अंत में हमको सबका आंसर चाहिए कि सर मज़ा आ गया एकदम, लॉजिक कभी अब भूलेगा नहीं सर, अगले जन्म तक याद रहेगा। जो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं सही बता रहा हूँ, आप भूलिएगा नहीं, इस तरीके से आपके नस में बैठ जाएगा, ठीक है। नसों नसों में, मतलब जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, वैसे ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो आप ना ऊपर छत पे जब सो रहे होंगे और अंतरिक्ष को जब देख रहे होंगे बच्चा, स्पेस को, तो आपको दिखेगा तो सेलेस्टिकल बॉडीज़ हैं बहुत सारे, और इन सेलेस्टिकल बॉडीज़ में ना कहीं कहीं आपको कुछ अरेंजमेंट दिखेगा। हाँ, वहाँ सेलेस्टिकल बॉडी का एक अरेंजमेंट, हाँ वहाँ ना सेलेस्टिकल बॉडी का, हाँ यहाँ ना सेलेस्टिकल बॉडी का कुछ अरेंजमेंट, कुछ तारे वगैरह कुछ ऐसे होंगे जो किसी अरेंजमेंट में दिख रहे होंगे, वहाँ किसी अरेंजमेंट में दिख रहे होंगे, यहाँ किसी अरेंजमेंट में दिख रहे होंगे, यहाँ, ठीक है। इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट में ये आपको दिख रहे होंगे सेलेस्टिकल बॉडीज, ठीक है। अब सुनो, बात ये होती है उन सेलेस्टिकल बॉडीज के बीच में अंधेरी अंधेरी जगह होगी। तो वो जो अंधेरी जगह है ना, वो जो अंधेरी जगह, उन अंधेरी जगहों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इन सेलेस्टिकल बॉडीज का अपना एक अरेंजमेंट बना हुआ है। तो यहाँ अंधेरी जगह में एक्चुअल में डार्क मैटर है, जिसने क्या किया है। देखो एक बात बताता हूँ, ये जो आज अरेंजमेंट देख रहा हो, कल भी ये सेलेस्टिकल बॉडीज का अरेंजमेंट ऊपर आसमान में दिख रहा होगा, परसों भी दिख रहा होगा, एक साल बाद भी दिख रहा होगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है बच्चा कि इस डार्क एरिया में, यहाँ पर जो डार्क एरिया है, यहाँ पर कोई ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने इन सेलेस्टिकल बॉडी को एक अरेंजमेंट में बांध रखा है, और उस अरेंजमेंट में बांध रखने की वजह से ही सारे सेलेस्टिकल बॉडी आज भी वही हैं, कल भी वही हैं, इन्हीं को हम डार्क मैटर कहते हैं। यानी कहने का मतलब है हमारे मम्मा पापा हमारी लाइफ
लाइफ में क्या होते हैं, एक डार्क मैटर की तरह होते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरह होते हैं। इससे सारे के सारे बच्चे जो होते हैं मामा पापा के अगल बगल एक तरीके से लगे रहते हैं। एग्जैक्टली इन डार्क एरियाज में जो होने वाली चीज होती है उसे हम डार्क मैटर का नाम देते हैं। तो आई एम वेरी श्योर आप में से किसी को डार्क मैटर के बारे में कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। ओके, द फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। अब यहीं पर लगे हाथों हम लोग थोड़ा डार्क एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहीं पर हम लोग डार्क एनर्जी की, अब डार्क एनर्जी क्या होती है, सुनो। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के बाद पता चलेगा यहाँ आ गया। मान लो एक ऐसा अरेंजमेंट है जो सेलेस्टिकल बॉडी का जो हम बता रहे थे, उसमें से कुछ अरेंजमेंट में कुछ डिस्टर्बेंसेस हो जाता है। यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट में कुछ डिस्टर्बेंसेस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट में कुछ डिस्टर्बेंसेस हो जाता है। फाइन, क्या डिस्टर्बेंसेस हो जाता है मैं आपको बताता हूँ, जरा समझिएगा। ओके, अब यहीं पर देखो, यहाँ जो डार्क एरिया है ना, इन डार्क एरियाज में, यहाँ देखो, इन डार्क एरियाज में, यहाँ पर, इन डार्क एरियाज में, यहाँ पर कुछ फोर्स ऑफ रिपल्सन्स होते हैं। इन डार्क एरियाज में यहाँ पर कुछ फोर्स ऑफ रिपल्सन होते हैं जिनको हम डार्क एनर्जी कहते हैं। जैसे ही इस लेडी को जो आपकी लाइफ में आती है, ये डार्क मैटर के अट्रैक्शन को कमज़ोर कर देती है और आपको घर से बाहर जाना होता है। एग्जैक्टली उसी तरह का ये लेडी को जैसे हो रहा है, मैं उसी तरह इस जगह पे बोल रहा हूँ डार्क एनर्जी है, और इसी वजह से दिखता है कि सेलेस्टिकल बॉडी अपनी जगह से थोड़ा दूर चला गया। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या होते हैं। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी उन डार्क एरियाज में पाई जाने वाली वो चीज़ें होती हैं। ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी डार्क एरियाज में पाई जाने वाली वो जगह होती हैं, है ना। अगेन आई रिपीट, ये डार्क मैटर, डार्क एनर्जी डार्क एरियाज में रहने वाली वो जगह होती हैं जो एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं और फोर्स ऑफ रिपल्शन होती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये ब्रह्मांड में डिस्क्राइब की गई है। लेकिन आपको बताऊं, 90 से 95% डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में आज तक पता नहीं है। स्टिल 90 to 95% डार्क मैटर, डार्क एनर्जी आज तक पता नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में आज तक ज़्यादा पता नहीं है। ओके, सो मुझे, मेरे ख्याल से आप में से हर किसी को डार्क मैटर, डार्क एनर्जी समझ में आ गया होगा, ठीक है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ कुछ और कंसेप्ट्स पे जो थोड़ा ज़रूरी है। ओके, सो ये हो गया डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ठीक है, फाइन। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि डार्क एनर्जी की वजह से भी हो सकता है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। तो डार्क एनर्जी की वजह से यूनिवर्स जो है एक्सपैंड हो रहा है, कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम चल रहे हैं यहीं पर एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की बात कर लेते हैं। सो गिव हेडिंग अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की बात यहीं पे कर लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की बात कर लेते हैं। मतलब ब्रह्मांड जो है फैल रहा है या सिकुड़ रहा है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर रात में छत पर सोते हो, ठीक है, रात में अगर आप छत पर सोते हो, ठीक है, तो मैं ये पूछूं जो आप सारे के सारे आसमान में जो आपको स्टार्स दिख रहे हैं, ये बताओ स्टार्स वहीं हैं या पास आ रहे हैं या दूर आ रहे हैं। तो लिटरली आप मुझे नहीं बता सकते। फर्स्ट डे जिस दिन आप पैदा हुए तब से लेकर लास्ट डे जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती, आप डेली कर जाकर अपने रूफ पर सो जाओ, फिर भी आप अगर आसमान को देखो, स्काई को देखो, स्टिल यू कैन नॉट फाइंड आउट द आंसर कि लाइक लिटरली द यूनिवर्स में जो चीज़ें ऊपर हैं वो वहीं हैं, वहाँ से दूर जा रही हैं, वहाँ से पास आ रही है। मुझे पता है आप जनरली सिर्फ और सिर्फ स्टार्स को ही देख सकते हो। डार्क एरिया से मौजूद जो भी चीज़ें होती हैं डार्क एरियाज में, वो आपको उसके बारे में पता नहीं चलता है, ठीक है। अब देखो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स अगर मैं बात करूं फिर भी कि ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, इट्स लिटरली देयर या फैल रहा है या सिकुड़ रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट है, जिन एक्सपेरिमेंट को हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट ऑल द एंटायर एक्सपेरिमेंट जो कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को समझाने में मदद करने वाले हैं।
ठीक है, इसमें पहला है, इसमें कौन कौन सा है देखना। पहला जो है डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, पहला जिसे हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। तो पहला जिसे हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। सो पहला जिसे हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। डॉपलेक्स इफेक्ट ऑफ लाइट। देखो डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट में दो चीजें आती हैं, ठीक है, कौन कौन सी आती हैं। एक तो यहाँ पर आता है बच्चा रेड शिफ्ट इफेक्ट का कंसेप्ट, एक तो यहाँ पर रेड शिफ्ट इफेक्ट का कंसेप्ट आता है, और दूसरा आता है ब्लू शिफ्ट इफेक्ट का कंसेप्ट। तो एक आता है रेड शिफ्ट इफेक्ट और दूसरा आता है ब्लू शिफ्ट इफेक्ट। तो ये दो कंसेप्ट्स हैं यहाँ पे, द वन इज अ रेड शिफ्ट इफेक्ट एंड सेकंड इज अ ब्लू शिफ्ट इफेक्ट। तो जरा हम लोग रेड शिफ्ट इफेक्ट और ब्लू शिफ्ट इफेक्ट को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सो रेड शिफ्ट इफेक्ट एंड ब्लू शिफ्ट इफेक्ट, ठीक है, जरा समझना यहाँ पे कॉन्सेप्ट है क्या रेड शिफ्ट इफेक्ट और ब्लू शिफ्ट इफेक्ट में। सी हियर गाइस, ओके। और एक और चीज है यहाँ पर जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, माइक्रोवेव एक्सपेंशन। माइक्रोवेव एक्सपेंशन, ये दो लॉजिक हैं जिसके बेस पे हम लोग बात करने वाले हैं, माइक्रोवेव एक्सपेंशन। सो डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट और माइक्रोवेव एक्सपेंशन, ये दो चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखो डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, ये लाइट्स यानी ऑप्टिक्स के अंदर का हुआ एक एक्सपेरिमेंट है, इसको बात करेंगे। और माइक्रोवेव एक्सपेंशन आसानी से मैं आपको समझा सकता हूँ। मैंने आपको माइक्रोवेव रेडियो वेव्स कहाँ बताया था, वायरलेस टेक्नोलॉजी में पढ़ाया था। आई होप यू पीपल रिमेंबर इन द केस ऑफ WLL सिस्टम, है ना, इन द केस ऑफ WLL सिस्टम, वहाँ मैंने आपको समझाया था। अब जरा देखो डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट और ये चीज़ें क्या हैं। जरा डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट के एक्सपेरिमेंट को समझाता हूँ। मान लो बच्चा ये एक प्रिज्म है, ओके, दिस इज अ प्रिज्म, ये एक प्रिज्म है, ओके, ये एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म पे हम एक ना व्हाइट लाइट भेज रहे हैं, ये एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म पे हम एक व्हाइट लाइट को भेज रहे हैं, यानी एक लेजर की लाइट इस प्रिज्म पे पड़ रही है। सबको पता है जब एक लाइट लेजर लाइट इस प्रिज्म पे पड़ती है तो यहाँ पे डिफरेंट 7 कलर्स में ये टूट जाता है। तो ये 7 कलर्स में टूट जाता है, यू ऑल गाइस नो वेरी वेल। वो 7 कलर कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कलर में टूट जाते हैं जिनके नाम है VIB GYOR, है ना। इन तीनों में अगर मैं पूछूं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, ये आपको 7 कलर मिल जाते हैं, है ना। यू ऑल पीपल कैन सी दीज आर द 7 कलर्स। सो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यहाँ जो आपको वायलेट, इंडिगो और ब्लू है ना, अगर मैं पूछूं इन 3 कलर में ज्यादा डोमिनेटिंग कौन होता है, तो यू ऑल गाइस नो वेरी वेल, यहाँ पर ब्लू कलर ज्यादा डोमिनेटिंग है। ऊपर रेड, ऑरेंज और येलो में कौन सा डोमिनेटिंग है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं रेड कलर इज द मोर डोमिनेटिंग। तो नीचे आपको ब्लू कलर ज्यादा डोमिनेटिंग मिलता है और ऊपर आपको रेड कलर ज्यादा डोमिनेटिंग मिलता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये ऐसे भी रेड, ऑरेंज और येलो कलर आ जाए, ब्लू, इंडिगो और वायलेट कलर आ जाए तो आपको यही दिखेगा जो मैंने बोला है, आपको ऐसा ही दिखेगा जो मैंने आपको बोला है। ओके एवरीवन, फाइन। यहाँ पर एक चीज और बताओ, मान लो मेरे हाथ में एक लेजर लाइट है, मान लो मेरे हाथ में एक लेजर लाइट है, ठीक है, और इस लेजर लाइट को, टार्च को मैं यहाँ रखता हूँ पॉइंट A में, ठीक है, यहाँ पर रखा हूँ एट पॉइंट A पर, ठीक है, पॉइंट A पर, और इसको मैं धीरे धीरे पीछे ले जा रहा हूँ। कहाँ ले गया, पॉइंट B पर। कहाँ मैं ले गया, पीछे पॉइंट B पर, और धीरे धीरे मैं इसको और पीछे ले गया पॉइंट C पर, यानी सोर्स ऑफ लाइट इज मूविंग अवे। लेजर टार्च और नहीं घरों में हम लोग यूज करते थे इसकी दीवार में फेंकने के लिए, उसकी दीवार, वही वाला लेजर लाइट मेरे हाथ में, और मैं इस लेजर लाइट को क्या कर रहा हूँ, मूविंग अवे, मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जा रहा हूँ। पहले पॉइंट A पर है, फिर पॉइंट B पे है, फिर पॉइंट C पे, यानी सोर्स ऑफ लाइट इज मूविंग अवे, कहने का मतलब है। और उस केस में जब लाइट दूर जा रहा है तब हम प्रिज्म पे लाइट फेंक कर फिर उसके चेंजेस देख रहे हैं, कलर में क्या वेरिएशन हो रहा है। एक तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ मान लो यही लेजर टार्च मेरे पास यहां मैंने रखा है पॉइंट A पर, धीरे धीरे उसको और पास ला रहा हूँ पॉइंट B पर, धीरे और पास ला रहा हूँ पॉइंट C पर, यानी सोर्स ऑफ लाइट इज गेटिंग क्लोजर। तो एक तरफ है जहां सोर्स ऑफ लाइट इज मूविंग अवे और दूसरी तरफ है जहां सोर्स ऑफ लाइट इज गेटिंग क्लोजर। इन दोनों कंडीशन में हम ये देखना चाहते हैं इन प्रिज्म के लाइट में किस तरह का वेरिएशन होता है, हम ये देखना चाहते हैं इस प्रिज्म के लाइट में किस तरह का वेरिएशन होता है। ओके एवरीवन, तो ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वेरिएशंस को देखने वाले हैं। अब जरा देखो डॉपलर को क्या मिला, मैं उस बारे में बताता हूँ। ओके एवरीवन, ये देखो, तो यहाँ पर एक रेड हो गया, एक ब्लू। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, जानते हो अगर सोर्स ऑफ लाइट दूर जाता है ना, समझो अगर सोर्स ऑफ लाइट दूर जाता है तो ये पता है ये शिफ्ट किधर की तरफ होता है, रेड की तरफ होता है।
और सोर्स ऑफ लाइट इज गेटिंग क्लोजर होता है ना, अगर पास की तरफ आता है तो वो ब्लू की तरफ होता है। यानी कहने का मतलब जो डॉपलर ने एक्सपेरिमेंट किया, डॉपलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में यही देखा, अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट दूर जा रही है, उस लाइट को अगर हम प्रिज्म पर आने देते हैं तो उसमें जो वेरिएशन होता है वो क्या होता है, जब सोर्स ऑफ लाइट इज मूविंग अवे और वो अगर प्रिज्म पे आ रहा होता है तो वो हमेशा रेड की तरफ डोमिनेंट होता है। और अगर सोर्स ऑफ लाइट अगर हमारे पास आ रहा होता है, उसको प्रिज्म से भेजते हैं, तो ये देखने को मिलता है कि ब्लू कलर का लाइट जो है वो डोमिनेटिंग होता है। और इसी आधार पर हम इन चीज़ों को समझा सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं, समझो। मैं कह रहा हूं कि आप जो आप अगर स्काई देखो रात के समय में, जब स्पेस देखते हो, स्पेस में आपको पता है आपको बहुत सारे तारे हैं जो जिगमैग करते दिख जाते हैं, झिलमिल करते दिख जाते हैं। वो तारे आपके अर्थ की तरफ उनकी रोशनी आती है, जिसकी वजह से वो लोकेशन दिखाई देता है ना, वो लोकेशंस दिखाई देता है। आप एक काम करो, उन तारों की स्टडी करो, उन तारों की जो रोशनी है, मैं तो कहता हूँ सन की भी रोशनी है ना जो अर्थ पे आती है, इस समय आ रही होगी, डे टाइम में आ रही होगी, तो वो जो रोशनी आपके प्रिज्म से भेजो और उसका उससे कलर को देखो किस तरह के कलर्स आ रहे हैं। एक दिन बाद भेजो, 1 साल बाद भेजो, 10 साल बाद भेजो, और देखो प्रिज्म से पास होने के बाद कलर में क्या चेंजेस आता है। अगर कलर में रेड कलर का चेंज आ रहा है, इसका मतलब है कि सोर्स ऑफ लाइट और दूर जा रहा है, यानी यूनिवर्स जो है एक्सपैंड हो रहा है, यानी सारे के सारे तारे और दूर जा रहे हैं और दूर, यानी कहीं ना कहीं बिग बैंग थियरी को ये सपोर्ट भी कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं बिग बैंग थियरी को ये सपोर्ट भी कर रहा है। ओके एवरीवन, चलो यहीं पे बात करते हैं। सो अगर हम ये बात करें कि यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, इस बारे में अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, इस बारे में रेडशिफ्ट इफेक्ट के बेस पे बता सकते हैं कि यूनिवर्स लगातार फैल रहा है कि नहीं, जो डॉपलर का इफेक्ट है। देखो साइंस के बेस पे हम फिर भी चीज़ों को प्रूफ करने की कोशिश कर सकते हैं, साइंस के बेसिस पर हम फिर भी चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ समझा रहा था, और मेरे ख्याल से आप इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ रहे थे। सो यूनिवर्स एक्सपेंडिंग ये चीज़ किससे पता चल रही है, यूनिवर्स एक्सपेंडिंग ये चीज़ पता चलती है रेडशिफ्ट इफेक्ट से। सो यूनिवर्स एक्सपेंडिंग ये पता चलता है रेडशिफ्ट इफेक्ट से। ओके, रेडशिफ्ट इफेक्ट से। वहीं दूसरी तरफ अगर हम माइक्रोवेव एक्सपेंशन थियरी की बात करें, देखो माइक्रो एक्सपेंशन क्या कहता है। आप मुझे एक बात बताओ, सबको मैंने बोला था ना माइक्रोवेव इज अ डायरेक्शनल वेव, डू यू रिमेंबर? माइक्रोवेव डायरेक्शन वेव होता है। सो माइक्रोवेव इज अ डायरेक्शन वेव। सो हर किसी को पता है जो माइक्रोवेव होता है वो डायरेक्शन वेव होता है। आप देखो किसी भी स्टार की कोई लाइट अगर अर्थ की तरफ आ रही है उसमें माइक्रोवेव है, अगर किसी स्टार की लाइट अगर अर्थ की तरफ आ रही है उसमें जो माइक्रोवेव है वो माइक्रोवेव एक्चुअल में डायरेक्शन होता है, डायरेक्शनल वेव होता है। ओके, अब अगर माइक्रोवेव की एफिशिएंसी बढ़ रही हो, इसका सीधा मतलब है कि चीज़ आपके पास आ रही है। जैसे मान लो कोई टार्च है, उस टार्च को आपके पास ला रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, लाइट और ज़्यादा आपकी आंख की तरफ आएगी। और वहीं अगर वो टास्क दूर जा रहा होता है, यानी ऑब्जेक्ट दूर जा रहा होता है, उसकी लाइट जो होती है एफिशिएंसी कम हो रही थी। यानी सीधी कहने की बात है, अगर माइक्रोवेव की एफिशिएंसी कम हो रही है तो ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, माइक्रोवेव की एफिशिएंसी ज़्यादा हो रही है तो ऑब्जेक्ट पास आ रहा है। तो ये बताओ कि यूनिवर्स अगर माइक्रोवेव की एफिशिएंसी कम होती हुई नजर आई तो ये भी कहीं ना कहीं प्रूफ कर देगा कि जो चीज़ है या सेलेस्टिकल बॉडी ऊपर की तरफ है वो पास आ रहा है या कि दूर जा रहा है ना, ये भी आपको पता है। और यहीं पर हम आपको बता देते हैं कि अगर यूनिवर्स फैल रहा है या नहीं, इसके बारे में अगर पूछा जाए कौन सा आंसर से, यूपीएससी ने पूछा भी गया है, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शंस हैं जो सही हैं, वो आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, स्क्रीन पे देख लीजिएगा। ये आप देख लीजिएगा, दोनों की दोनों चीजें मैंने आपको समझा दिया। ओके एवरीवन, सो मैंने आपको ये सारे कंसेप्ट समझा दिए। डार्क मैटर क्या होता है, डार्क एनर्जी क्या होती है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। ये सब बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है, सारी टेक्निकल चीज़ें। खासतौर से वो बच्चे मुझे ज़रूर बताएंगे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड है, डिड यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट्स आर नॉट, डिड यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट्स आर नॉट। ये चीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि हर जगह पर साइंस एंड टेक में लॉजिक है, और मैं लॉजिक को ही आपको समझा रहा हूँ जो आपको दिख रहा होगा। सारी की सारी चीज़ें आपको लॉजिकल ही हैं, यहाँ पर कुछ भी हवा में नहीं चल रहा दोस्त, यहाँ सारी चीजें लॉजिकल हैं, कुछ भी हवा में नहीं चल रहा है। एवरीबॉडी रिमेंबर दिस, ओके। सारी चीजें यहाँ पर आपको लॉजिकल ही बताई जा रही है। ओके, अब आपको लिए चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट क्या है समझाता हूं आपको, समझो दोस्त, ठीक है, समझना जरा चीजों को। पहली चीज, अब अगला जो हम हेडिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अगली जो हम लोग हेडिंग करने वाले हैं उसका नाम है सर्न एक्सपेरिमेंट। तो गिव है हेडिंग सर्न एक्सपेरिमेंट।
है ना। अगली जो हेडिंग है उसको कहते हैं सर्न एक्सपेरिमेंट, CERN, है ना, सर्न एक्सपेरिमेंट। अगली जो हेडिंग है हम लोग बात करने वाले सर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट, वेरी गुड, स्टोरी बढ़िया था, घर घर की कहानी से डार्क एनर्जी आप ही कर सकते हैं सर। अरे भाई चलो, मुझे लग रहा है लास्ट दिन से तुम लोगों को ना कुछ हो गया है, वो नहीं, और बंगाली जो जादू होता है ना, वो बंगाली जादू लट गया है ना लोगों को, तुम लोगों को, और मैंने शायद कुछ ऐसा जादू टोना कर दिया है ना कि सबको बांध लिया है ना। भाई अध्यापक आदमी हूँ, ठीक है, अच्छा, क्रिस्टल क्लियर है, बहुत अच्छा। और प्यार वाला जो सिंबल आया, मजा आ गया भाई, है ना। 2 बच्चों ने मुझे अपना प्यार भेजा है, थैंक यू बच्चा, आई लव यू टू, है ना। चलो, आप लोग खुश रहें, हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। चलो, अच्छा, ये सर्न एक्सपेरिमेंट है। सर्न एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं समझो, इसी को ना हम लोग आप इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जान सकते हैं। आप इसे हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जान सकते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जान सकते हैं। सो दिस इज द हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो सर्न एक्सपेरिमेंट को हम हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कराने के लिए बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी, है ना, इसलिए इसको हम हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। पता, अगर हम सर्न का इंग्लिश नाम बोलें तो पता है सर्न का इंग्लिश नाम क्या है? वैसे सर्न एक फ्रेंच नेम है, सर्न इज अ फ्रेंच नेम। इसकी ब्रिटिश इंग्लिश नाम क्या है पता है? इसको ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसको हम कहते हैं यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। तो सर्न एक्सपेरिमेंट को हम यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। ओके, पर इसका फ्रेंच नेम देखोगे, काउंसिल यूरोपियन डी न्यूक्लियरी रिसर्च ही करके, रिसर्च ही न्यूक्लियरी करके इसका नाम है, दैट यू कैन सी हियर गाइस, है ना। मैं आपको दिखाता हूं, देखो सर्न का फुल फॉर्म किया है, आपको खुद आ जाएगा, देखो बच्चा, है ना, काउंसिल यूरोपियन पोरला रिसर्च ही न्यूक्लियरी। पता है ये ना, ये एक फ्रेंच नेम है, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज अ फ्रेंच नेम, ठीक है, ये एक फ्रेंच नेम है, ध्यान रखिएगा। यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है। यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है। तो ये आपको ऊपर फ्रेंच नाम दिखा, ओके, चलिए, पर हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं ना, यूरोपियन काउंसिल ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ही याद रखो। अब देखो यहाँ ना कुछ टर्म्स है जो मैं लिख रहा हूँ, जरा सुनते जाना। हम लोग यहाँ पे सर्न एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। सर्न एक्सपेरिमेंट के अंदर है क्या? सर्न एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोग यहाँ पर गार्ड पार्टिकल को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अंडर सर्न एक्सपेरिमेंट हम किसको ढूंढने की कोशिश करेंगे? गार्ड पार्टिकल को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और गार्ड पार्टिकल को हम और इस नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं हिग्स बोसॉन पार्टिकल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हिग्स बोसॉन पार्टिकल। गार्ड पार्टिकल को ही हम लोग हिग्स बोसॉन पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। क्या लॉजिक है हिग्स बोसॉन पार्टिकल के बारे में, ये हम बताते हैं आपको धीरे धीरे, पहले सारी चीजें ना उतारते जाओ, ठीक है। अब गार्ड पार्टिकल को ढूंढने के लिए कुछ पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाए जाएंगे, है ना, सब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा हो क्या रहा। पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाए जाएंगे। सो गार्ड पार्टिकल को ढूंढने के लिए पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाए जाएंगे। ओके, पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाए जाएंगे। जो पार्टिकल एक्सेलरेटर होते हैं 2 शेप के हो सकते हैं, वो लीनियर शेप के हो सकते हैं, दे कैन बी ऑफ सर्कुलर शेप भी हो सकते हैं। वो लीनियर शेप के भी हो सकते हैं और सर्कुलर शेप के भी हो सकते हैं। जो लीनियर शेप के एक्सेलरेटर है ना, उनको हम लाइनेक के नाम से जानते हैं। वी आर कॉलिंग देम एज अ लाइनेक। पर एक बात मैं बता दूं, हम यहाँ पर लीनियर शेप के एक्सेलरेटर का यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सर्कुलर शेप के एक्सेलरेटर का यूज कर रहे हैं, जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन, जिसका नाम है सिनक्रोट्रॉन और जिसका नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर।
और जिसका नाम है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जिसको हम LHC के नाम से जानते हैं। सो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जिसको हम LHC के नाम से जानते हैं। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, यानी साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन, ये सारी की सारी चीजें। ओके एवरीवन, ये पहले लिख लीजिए जितना भी है। जो एक्सेलेरेटर्स हैं वो लीनियर और सर्कुलर दो शेप के हैं, ठीक है। सर्कुलर में एक तो साइक्लोट्रॉन है, एक सिंक्रोट्रॉन और तीसरा लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है। फाइन, 3 लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है। एक मिनट बच्चों, ओके। साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन और लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, जानते हो ये पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो कहाँ हुआ पता है? ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो, ये सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट है वो एक जगह हुआ है जिसका नाम है स्विस फ्रांस बॉर्डर नियर जेनेवा। ये स्विस फ्रांस बॉर्डर के पास ही पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ है। स्विस फ्रांस बॉर्डर है ना, नियर जेनेवा। तो स्विस फ्रांस बॉर्डर नियर जेनेवा, यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है जो कि हुआ है। ओके, स्विस फ्रांस बॉर्डर नियर जेनेवा क्या है सर? डज इंडिया हैव ऑब्जर्वर स्टेट इन? नहीं, पहले ऑब्जर्वर स्टेट था, है ना अनल। अब जो है बच्चा, अब इंडिया एसोसिएट मेंबर हो गया, इंडिया इसका पार्टिसिपेटिव मेंबर हो गया, है ना। बहुत पहले इसका ऑब्जर्वी स्टेट था, सिर्फ हम जाके ऑब्जर्वेशन कर सकते, स्टडी कर सकते, पर अब तो हम उस पूरे एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके ज़रूरत की चीज़ें बनाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो नाउ इंडिया इज एसोसिएट मेंबर, अब ऑब्जर्वर। ये भी तुम जो पूछ रहे हो ना बच्चा, ये 2016 की बात कर रहे हो। 2016 के आसपास ही, 2016 के आसपास ही हम लोग इसके क्या बन जाते हैं? 2016 के आसपास ही हम लोग इसके ऑब्जर्वर कंट्री से इसके एसोसिएट मेंबर हो जाते हैं। ओके, तो अब हम इसके कौन है? अब हम लोग इसके एसोसिएट मेंबर हैं। गॉट इट? अच्छा, इसमें थोड़ा सा और देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें और हैं जो जानना बाकी है, ठीक है। पार्टिकल एक्सेलेरेटर के बाद यहीं पर होते हैं पार्टिकल डिटेक्टर्स भी। क्या होते हैं? पार्टिकल डिटेक्टर्स भी होते हैं। ये पार्टिकल डिटेक्टर्स जो होते हैं, गॉट इट, ये देखना जो मैं नाम लिख रहा हूँ सारे के सारे, ये जो पार्टिकल डिटेक्टर होते हैं ये एक्चुअल में इनमें बहुत ही हाई पावरफुल कैमराज होता है, और उन कैमरा वगैरह की मदद से ये गार्ड पार्टिकल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पार्टिकल डिटेक्टर कैसे होते हैं मैं भी आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। पार्टिकल डिटेक्टर जो होते हैं, सारे पहले ना सारे टेक्निकल नाम पर लिख ही लेते हैं। मुझे पता है वैसे 90% से ज़्यादा बच्चों के लिए ये चीज़ें नहीं हैं, कोई बात नहीं बच्चा, हर चीज़ पहली बार नहीं होगी। आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बच्चे साइंस वाले हैं, उनके लिए ह्यूमैनिटी नया है, ह्यूमैनिटी वालों के लिए साइंस नया है, लेकिन पढ़ना तो सबको है ना, क्योंकि UPSC का क्वेश्चन कर रहे हैं, और मेरा साइंस से तो जरूर पढ़ना है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बना भी लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो आपको छोड़ना भी नहीं है आपको, अब ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं बार बोला, पूरा भारत मुझे पढ़ता है, पूरा भारत मुझे सुनता है, तो आप क्यों नहीं सुनेंगे? और आपको तो मैं साक्षात पढ़ा भी रहा हूँ बच्चा, आपके साथ तो और बढ़िया है, चलेगा। गाँव गाँव में जाकर किताबें लोग पढ़ रहे हैं, आपको तो मैं खुद यहाँ समझा भी रहा हूँ किताबों को, कई लोगों को समझ में आए या ना आए, आपको तो मैं समझा भी रहा हूँ, इसलिए इसमें क्वेश्चन करना जरूर। पार्टिकल डिटेक्टर्स क्या होते हैं? पार्टिकल डिटेक्टर्स जो इन पार्टिकल्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या ढूंढेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ, सुनो। कौन कौन से डिटेक्टर होते हैं नाम लिखने दो। एक होता है ALICE, एक होता है ATLAS, ATLAS, एक होता है CMS, एक होता है LSCB। ये सारे के सारे जो हैं, these all are the particle detector, these all are the particle detector। LICE है, ATLAS है, CMS है, LSCB है, ये सारे के सारे पार्टिकल डिटेक्टर्स हैं। ओके, these all are particle detector, ये चीज ध्यान रखना। ओके, ये सारे के सारे पार्टिकल डिटेक्टर हैं। ओके, अब मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ जो मैंने आपको स्क्रीन पे लिख दी हैं। इन सारी चीज़ों को जो, पहले बताओ ये सारी चीज़ें लिखा या नहीं लिखा, इसे डन करो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, इतना जरा समझो, लास्ट में इसको पूरा करता हूँ। डन डन, बहुत अच्छा आ गया, वेरी गुड। देखो जब थोड़ा रिस्पॉन्स आता है ना तो पढ़ाने में मज़ा और आता है, मतलब हाँ बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वेरी गुड। नहीं तो ऐसा लगता है कि आया हूँ मैं अपना काम कर रहा हूँ, 2-4 पैसे वैसे कमा के निकल जाऊँगा, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है मेरा। प्रॉफिट मेरा तब होता है ना जब मेरे बच्चों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि बच्चे ये बताते हैं कि लिटरली सीखा है किसी सब्जेक्ट को उन्होंने, और जब तक सीखोगे नहीं बच्चा तब तक सिलेक्शन होता नहीं है। क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो लॉजिकल आते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि सीधे आप फैक्चुअल डेटास को तैयार कर लीजिए, यू कैन राइट योर आंसर, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। जब तक आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना आप चीज़ों को जोड़ नहीं पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब सुनो, हम सर ने एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं जैसे हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम गॉड पार्टिकल को ढूंढने की कोशिश करेंगे। गॉड पार्टिकल क्या होते हैं, एक लाइन में सुन लो। गॉड पार्टिकल वो होते हैं जिसकी वजह से मास होता है। अगर किसी भी चीज में मास होता है तो उसके पीछे रीजन होता है, उसके अंदर गॉड पार्टिकल पाए जाते हैं। और मास होने की वजह से उस चीज में क्या होती है, एनर्जी होती है। और एनर्जी होने की वजह से उस चीज में क्या होता है, उसका एग्जिस्टेंस होता है। एक चीज मैं यहां जोड़ता हूं, जरा समझना। मैंने अभी बोला कि गॉड पार्टिकल की वजह से किसी चीज में क्या होता है, गॉड पार्टिकल की वजह से किसी चीज में क्या होता है, मास होता है। मास होने की वजह से किसी चीज में क्या होता है, एनर्जी होती है। एनर्जी होने से किसी चीज का क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है। यानी कोई चीज वजूद में तभी होती है जब उसमें एनर्जी होती है, एनर्जी तभी होती है जिसमें मास होता है, और मास होने की वजह किसी चीज में क्या होता है, गॉड पार्टिकल। जो लॉजिक दिए गए हैं इन लॉजिक को जोड़ते रहिएगा। तो सर आप ये कह रहे हैं गॉड पार्टिकल की वजह से हर चीज में मास होता है, थैंक गॉड आप समझ गए। अच्छा सर ये बात बताई किसने, इस बात को सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो आपके बंगाली बाबू थे, और इन बंगाली बाबू का नाम था श्री सत्येंद्रनाथ बोस जी। ये प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस जी, ये हमारे देश के बहुत बड़े फिजिसिस्ट है, और यहाँ तक कि मैथमेटिशियन भी कुछ लोग कहते हैं इनको, अ ग्रेट फिजिसिस्ट। इन्होंने ही सबसे पहले दुनिया वालों को गॉड पार्टिकल के मौजूदगी के बारे में बताया, इसीलिए है ना। लेकिन उस समय जब इन्होंने गॉड पार्टिकल के बारे में बताया कि गॉड पार्टिकल की वजह से मास होता है, लोगों को ज्यादा समझ में ही नहीं आया। बाद में चलकर उसी पूरी थियरी को, उसी पूरे कंसेप्ट को एक दूसरे साइंटिस्ट हैं जिसका नाम है पीटर हिग्स फिर बताते हैं। और जब पीटर हिग्स इन बातों को बताते हैं तो लोगों को ज्यादा समझ में आता है। फिर लोग कहते हैं भाई पीटर हिग्स साहब जो चीज आप बता रहे हो ना, ये ऑलरेडी पहले कौन, सत्येंद्रनाथ बोस साहब बता के गए हैं। तो जब सत्येंद्रनाथ बोस साहब बता के गए हैं तो फिर सत्येंद्रनाथ बोस साहब हुए कौन, आपके गॉड पार्टिकल के फादर। यानी हम फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से किसे जानते हैं, फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से हम प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस को जानते हैं। लेकिन इन दोनों साइंटिस्ट के बाद लोगों को, दुनिया वालों को समझ में आया गॉड पार्टिकल के बारे में, इसीलिए हम इन दोनों व्यक्तियों के नाम पर हम गॉड पार्टिकल को हिग्स बोसॉन पार्टिकल कहते हैं, जहां हिग्स बच्चा पीटर हिग्स है और बोसॉन जो है हमारे अपने श्री सत्येंद्रनाथ बोस जी हैं। यहां तक क्लियर होगी कहानी। और समझना, सत्येंद्रनाथ बोस जी वही साइंटिस्ट थे जो आइंस्टाइन के साथ काम किया करते थे। सत्येंद्रनाथ बोस जी वही साइंटिस्ट है जिन्होंने बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स दिया था, जिसकी मदद से फंडामेंटल पार्टिकल की मदद से हम लोग ब्रह्मांड की समझ विकसित कर पाते हैं। ओके, और यहीं पर बता दूं कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट करके एक अगला स्टेट ऑफ मैटर भी बताने वाले जो थे, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की जानकारी देने वाले जो थे, वो भी बोस साहब ही थे। बोस और आइंस्टाइन इन दोनों ने मिलकर एक 5वां स्टेट ऑफ मैटर बताया था। 3 स्टेट ऑफ मैटर आप सब जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और चौथा जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, और 5वां जिसे हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में बताने वाले भी यहाँ पे भी बोस साहब आते हैं। जो बोस साहब और आइंस्टाइन साहब ने मिलकर कितने सारे थियरम्स हैं जो दिए हुए हैं, कितने सारे के थियरम्स हैं जो दिए गए हैं। ठीक है, अब देखना, इसी गॉड पार्टिकल को ढूंढने के लिए, जिसे हम लोग हिग्स बोसॉन पार्टिकल भी कहते हैं, पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाए गए हैं। इन्हीं को ढूंढने के लिए क्या बनाए गए हैं, पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाए गए हैं। इन्हीं को ढूंढने के लिए पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाए गए हैं। ये पार्टिकल एक्सीलरेटर बहुत बड़े बड़े साइज के हैं। ओके, ये हम लोगों ने जो एक्सीलरेटर है यूज किया है वो सर्कुलर शेप का हो रहा है, और जो सर्कुलर शेप का एक्सीलरेटर है उनके नाम है, सबसे छोटा साइक्लोट्रॉन, उससे बड़ा सिंक्रोट्रॉन, और सबसे बड़ा जो कि 27 किलोमीटर लेंथ का है, जिसको हम लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के नाम से जानते हैं। 27 किलोमीटर लेंथ का है, जिसे हम लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के नाम से जानते हैं।
ओके, सो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के नाम से जानते हैं, और इसी लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के अंदर क्या है, पार्टिकल डिटेक्टर। यही पार्टिकल डिटेक्टर जिसे हम LI से एटलस, CMS, LSC भी कहते हैं, जिसमें बहुत ही पावरफुल कैमरे लगे होते हैं, और इस पावरफुल कैमरे के अंदर हम लोग गार्ड पार्टिकल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पता है गार्ड पार्टिकल पहली बार ढूंढे गए 2012-13 के आसपास ही। जो चीज कभी आइंस्टाइन ने, जो चीज कभी सत्येंद्रनाथ बोस ने, है ना, 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले बात बताई थी, उस बारे में हमने 2012 में खोज डाला। तो जब 12-13 में जो सन एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस समय ही ये चीज न्यूज है। मैं आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ये चीजें हुई थी। उस समय की क्लासेज जब मैंने ली थी, उस समय चीजें काफी पढ़ाई थी। उस समय 2014 के आसपास देखना आप पेपर में गार्ड पार्टिकल जैसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे भी गए थे। ओके, अब ये जो एक्सीलरेटर हैं, इनका क्या काम है, कैसे काम करते हैं, सिर्फ एक लाइन में सुन लो। ये वो एक्सीलरेटर होते हैं जिनकी मदद से हम गार्ड पार्टिकल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जो होता है, ये फाइनल एक्सीलरेटर होता है, जिसके अंदर ही ये डिटेक्टर होते हैं, पावरफुल कैमरे होते हैं, जिनके नाम अलग अलग दिए गए हैं। इनकी मदद से हम गार्ड पार्टिकल को ढूंढते हैं। ओके, इनकी मदद से ही हम गार्ड पार्टिकल को ढूंढते हैं, जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके एवरीवन, ये सारे के सारे LI से एटलस, CMS और LSC भी, ये बहुत ही पावरफुल कैमरे हैं। इसमें याद रखना, ये इतने पावरफुल कैमरे हैं कि 1 मिली सेकेंड के अंदर भी ट्रिलियंस तक फोटोग्राफी ले सकते हैं। ओके, ट्रिलियंस तक फोटोग्राफी ले सकते हैं ये कैमरे, इतने पावरफुल हैं। ओके एवरीवन, फाइन, ये थोड़ा ध्यान देना। LI हो, एटलस हो, CMS हो, LSC भी हो, क्योंकि अभी मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं भी इन चीजों को यहाँ पे समझाता हूँ, जरा समझना। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले ना इन एक्सेलरेटर को धीरे धीरे समझाते हैं, सी, और फिर मैं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे जो एक्सेलरेटर हैं जमीन के काफी नीचे लगाए गए हैं। क्यों? जो बाहर सन की रोशनी आती है, मून की रोशनी आती है, स्टार की रोशनी आती है, पता है इनमें ना डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आते हैं, वो ना उन एक्सेलरेटर तक पहुंच सकते हैं, पूरा का पूरा रिएक्शन को बर्बाद कर सकते हैं। तो जमीन के काफी नीचे, है ना, सुरंग बनाकर इन एक्सेलरेटर को बनाया गया है। ठीक है, अब ये एक्सेलरेटर कौन कौन से हैं जरा देखो। ये सबसे छोटा एक्सेलरेटर है, ठीक है, सबसे छोटा एक्सेलरेटर ये देखो, जिसको हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन। थोड़ी देर बाद आपको सारा समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। फिर मैं बता रहा हूँ, आपके पेपर में कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा बच्चा, ट्रस्ट मी, साइक्लोट्रॉन। इसके बाद अगले एक्सेलरेटर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है देखो, उससे बड़ा एक्सेलरेटर है, इसको हम कहते हैं सिंक्रोट्रॉन। दिस इज कॉल्ड एज अ सिंक्रोट्रॉन। और उससे बड़ा है, सबसे बड़ा है, जिसको हम कहते हैं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, जिसको हम कहते हैं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। ये सबसे बड़ा वाला है जिसे हम कहते हैं लार्ज, और यही फाइनल वाला है जिसको हम LSC कहते हैं, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। इसी को हम LSC कहते हैं, जो सबसे फाइनल वाला है, बड़ा वाला है। और पता है इसकी पूरी लेंथ होती है बच्चा 27 किलोमीटर की। पूरा जमीन के नीचे सुरंग बना के सारे एक्सेलरेटर बनाए गए। ओके, ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। होता क्या है समझो। ओके, यहां पर हमने क्या किया, अच्छा एक बात और, हेड्रॉन क्या होते हैं पता है, एक चीज तो मैंने बताई नहीं आप लोगों को। पीछे जब मैंने प्रोटॉन्स बताया था तो मैंने क्या कहा था, जब मैंने आपको प्रोटॉन्स बताया, यहाँ पे ना कुछ चीजें मुझे और बतानी चाहिए थी, थोड़ा मैं आपको और चीजें बताता हूँ। सुनो, जब मैंने यहां पर आपको दिखाया कि हर चीज में मास होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, गार्ड पार्टिकल होता है। चाहे वो कोई छोटी सी चीज हो, चाहे वो कोई बड़ी सी चीज हो। छोटी सी चीज हो तो मैंने कहा मान लो एक प्रोटॉन है, गॉट इट। मैंने बोला एक छोटा सा प्रोटॉन है, इसके अंदर मास इसलिए है क्योंकि उसके अंदर गार्ड पार्टिकल है। और एक बड़ा सा सेलेस्टिकल बॉडी है ना, एक बड़ा सा सेलेस्टिकल बॉडी है, जैसे मान लो आप अपना अर्थ मान लो, ये इतने सारे ब्रह्मांड में मौजूद जो चीजें उनको देख लो, वो जो सेलेस्टिकल बॉडी है, इन सबके अंदर मास है। इस सबके अंदर मास इसीलिए है क्योंकि इन सबके अंदर गार्ड पार्टिकल है। ओके, इतना बड़ा, इतना छोटा सा प्रोटॉन से लेके इतना बड़ा सेलेस्टिकल बॉडी तक सबके अंदर मास इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्या है बच्चा, इनके अंदर गार्ड पार्टिकल है। जो चीजें पहले थियरी की तरह दी गई, उन चीजों को बाद में प्रूफ किया गया, जिसके लिए हम लोग सन एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे। जिसके लिए हम लोग किसकी बात कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर सन एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। ओके फ्रेंड, इसी के लिए हम यहाँ पे सन एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ, जरा समझो। ओके, होता क्या है जरा समझो। ओके, सेलेस्टिकल बॉडीज एक्चुअल में होता क्या है, प्रोटॉन और सेलेस्टिकल बॉडीज। सी हियर गाइस, आप खुद देखो प्रोटॉन्स में क्या था। कल हमने आपको बोला था प्रोटॉन्स में बच्चा है ना 3 क्वार्क होते हैं, इनमें 2 अप क्वार्क होते हैं, एक डाउन क्वार्क होते हैं। आई थिंक आप ऐसे हर किसी को याद आ रहा होगा। तो एक काम करते हैं ना, प्रोटॉन बनाते हैं। इधर देखो, ये एक प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन में एक अप क्वार्क ये है, एक अप क्वार्क ये है, एक और अप क्वार्क ये है, और एक डाउन क्वार्क ये है।
एक डाउन क्वार्क ही है। तो दो अप क्वार्क हो गया, एक डाउन क्वार्क हो गया, ठीक है। सर इज द गार्ड पार्टिकल द सेम एज द पार्टिकल विच हैज द अपोजिट कैरेक्टर ऑफ एंटीमैटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस? नहीं नहीं, अभी मैं आपको बताता हूं अनल, है ना बच्चा, ये ना एक तरह के फोर्स पार्टिकल होते हैं। अभी बताता हूं, रुक जाओ, पहुंच रहा हूं मैं। इस पिक्चर को बनाने का तो वही बोलने वाला था, आपने पहले क्वेश्चन पूछ दिया, तो ये मत समझना कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन का आंसर में दे रखो, क्योंकि वही मैं बताने जा रहा था, फोर्स पार्टिकल, यही भी दिखाने जा रहा हूं। ओहो, मैंने ना क्वेश्चन पहले ही मतलब किया। लो भाई, अब क्या, अभी अनिल सोचेगा कि सर ना मेरी बात मुझे बता रहे हैं, है ना। ओके एवरीवन, चले यहां देखते हैं। इधर देखो, ये दो अप क्वार्क हो गया, एक डाउन क्वार्क हो गया, ठीक है। दो अप क्वार्क हो गया और एक डाउन क्वार्क हो गया। इधर देखो, इन क्वार्क्स के बीच में ना, यहाँ देखो, इन क्वार्क्स के बीच में ये देखो मैं ना ये जो ग्रीन कलर से थोड़ा बना रहा हूँ ना बच्चा, ये देखो, ये क्या होता है, ये जो होता है ना, ये वही होता है जिसको आप गार्ड पार्टिकल या बोसॉन पार्टिकल कहते हैं। इसी को आप गार्ड पार्टिकल या बोसॉन पार्टिकल कहते हैं। दिस इज द गार्ड पार्टिकल या बोसॉन पार्टिकल, ये ध्यान रखना, यही गार्ड पार्टिकल या बोसॉन पार्टिकल है। ओके, और इसी वजह से ये क्या है, इसी प्रोटॉन के अंदर क्या होता है, अपना मास होता है। असल में क्या है, कोई भी चीज है ना, जैसे यहां पर जो मैं बना रहा हूं, दो चीजों से मिलकर बनी होती है। इस ब्रह्मांड में एक्चुअल में समझो, है ना, ठीक है, ब्रह्मांड इंटायरली जो बना हुआ है वो मैटर एंटी मैटर से बना हुआ है, ठीक है। और मैटर्स को जोड़ने वाले जो होते हैं वो होते हैं फोर्स पार्टिकल्स। यानी इस प्रोटॉन के अंदर आपको दो चीजें दिखेंगी। क्या दिखेगा, एक आपको मैटर पार्टिकल दिखेगा, समझो अभी बताता हूं, एक आपको मैटर पार्टिकल दिखेगा और दूसरा आपको दिखेगा फोर्स पार्टिकल। तो जरा आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूं ब्रह्मांड मैटर एंटी मैटर से बना है, इट्स गुड। फिर मैंने कहा मैटर को जोड़ने वाले कौन होते हैं एक दूसरे से, ये फोर्स होते हैं जो जोड़ते हैं। तो बोसॉन एक्चुअल में एक तरह के फोर्स पार्टिकल हैं, जिन्होंने क्या किया, इन क्वार्क्स को जोड़ दिया है, और इनको जोड़ने के से फोर्स पार्टिकल के से अंत में जाके पूरा एक प्रोटॉन बन जाता है। ये बताओ, ये लॉजिक समझ में आएगा नहीं? जो अभी इस बच्चे ने, अनिल ने पूछा था, वही चीज मैं बता रहा हूं। गार्ड पार्टिकल एंटी मैटर नहीं है, गार्ड पार्टिकल एक तरह के फोर्स पार्टिकल हैं। यानी ब्रह्मांड में जो मैटर्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए किसका यूज होता है, फोर्स पार्टिकल का। तो यहां पर बोसॉन्स आर एक्चुअली व्हाट, दे आर वर्किंग एज अ फोर्स पार्टिकल। समझा दिया मैंने, ठीक है। ओके एवरीवन, ये थोड़ा देख लेना। अच्छा, यहां तक दिक्कत है। अच्छा, सेलेस्टिकल बॉडी में लिख लो, कोई भी सेलेस्टिकल बॉडी ले लो बच्चा। अनिल आप मुझे बताना, लाभ का लॉजिक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? क्वेश्चन तो तुम्हारा बहुत अच्छा था बच्चा, ठीक है, लॉजिक लेकिन ये था, ठीक है, इधर आइएगा। ओके, सेलेस्टिकल बॉडी में देखिए, सेलेस्टिकल बॉडी से अर्थ है, मार्स है, मून, ये सारी की सारी स्टार्स, ये सारे के सारी जो चीजें होती है ना, ये सारे के सारी चीजें होती हैं, दे आर द पार्ट ऑफ व्हाट, दे आर द पार्ट ऑफ, है ना, ये सारे के सारे सेलेस्टिकल बॉडीज के अंदर ही मास इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, क्योंकि इनके अंदर भी गार्ड पार्टिकल होते हैं। ओके, क्योंकि इनके अंदर भी गार्ड पार्टिकल होते हैं। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ चीजें और समझाता हूँ, जरा समझना। ओके, यहाँ पर कुछ चीजें और समझाता हूँ। तो मैंने आपको अब एक्सेलेरेटर की तरफ लिए चलता हूँ, इधर आओ। अच्छा, एक बात बताओ, इतने छोटे छोटे से एक प्रोटॉन को तो आप देख नहीं सकते। जब आप प्रोटॉन को नहीं देख सकते तो अंदर के गार्ड पार्टिकल को क्या देखोगे? अंडरस्टूड है, देख ही नहीं सकते, ठीक है। जब एक प्रोटॉन को नहीं देख सकते तो अंदर के गार्ड पार्टिकल को क्या देखोगे? लेकिन सुनो, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने ना गार्ड पार्टिकल को देख लिया है। कौन सा एक्सपेरिमेंट? भाई जो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर पढ़ा रहा हूँ। क्या है एक्सपेरिमेंट, मैं आपको समझाता हूँ, धीरे धीरे समझना, ठीक है। समझो, ऐसा है, जो हम लोगों ने एक टर्म लिखा है हेड्रॉन। हेड्रॉन फिजिक्स में हम उसको कहते थे, यहाँ देखो लिखा होगा ना, लार्ज हेड्रॉन, देखो ये देखो हेड्रॉन लिखा ना, हेड्रॉन। हेड्रॉन हम फिजिक्स में उसको कहते हैं जहां पर नंबर ऑफ क्वार्क्स जो होते हैं, क्वार्क्स की संख्या, जिनमें नंबर ऑफ क्वार्क्स या तो 2 होते हैं या 2 से ज्यादा होते हैं। जिनमें नंबर ऑफ क्वार्क्स 2 होते हैं या 2 से ज्यादा होते हैं, उन्हों हम हेड्रॉन कहते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं कह सकता हूं ना, एज फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन एक हेड्रॉन है, न्यूट्रॉन एक हेड्रॉन है। कह सकता है कि नहीं कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। प्रोटॉन एक हेड्रॉन है, न्यूट्रॉन एक हेड्रॉन है। आई होप यू पीपल वेरी वेरी क्लियर, और किसी को यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो प्रोटॉन एक हेड्रॉन है, न्यूट्रॉन एक हेड्रॉन है। ओके, सो ये हो गया प्रोटॉन और ये हो गया न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक तरह के हेड्रॉन हो गया।
ओके, सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, गॉट इट। अब देखो यहां पे एक काम करते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, मैं अगर लिखूं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बहुत बढ़िया एक चीज को समझा रहा हूं, ठीक है, ठीक समझना। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर सबको पता है, E इज इक्वल टू एनर्जी या पोटेंशियल, E इज इक्वल टू एनर्जी या पोटेंशियल, M इज इक्वल टू मास और C इज इक्वल टू स्पीड। तो E इज इक्वल टू एनर्जी या पोटेंशियल, M इज इक्वल टू मास और C इज इक्वल टू हो गया क्या, स्पीड। सो एनर्जी हो गया, मास हो गया और स्पीड हो गया। तो एनर्जी हो गया, मास हो गया और स्पीड हो गया, ठीक है। अब जरा इन चीजों को समझना, एनर्जी को, मास को और स्पीड को मैं जरा समझाता हूं। देखो अगर स्पीड बढ़ रही है तो अंडरस्टूड है E या एनर्जी बढ़ रहा है, और मास को अगर मैं कांस्टेंट मान लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, C बढ़ेगा E बढ़ेगा। जैसे मान लो मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में मान लो एक कैप है, पेन की एक कैप है। पेन की जो कैप है इसका मास बहुत कम है, बहुत हल्का है। अगर मैं कुछ धीरे से तुम्हारी बॉडी पे मारूं, सर आपने ना C को जो है स्पीड को कम फेंका है इसलिए एनर्जी कम है, मुझे चोट कम लगेगी। और उसी कैप को अगर मैं थोड़ा तेज से फेंकूं तो सर अगर थोड़ा तेज से आप फेंकोगे ना तो एनर्जी ज्यादा होगी, चोट ज्यादा लगेगा। बस वही बात मैं कह रहा हूं, अगर C की वैल्यू बढ़ गई तो एनर्जी काफी ज्यादा होगी, चोट ज्यादा लगेगी, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं कम स्पीड से दो चीजों को लेके भिड़ाऊं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, और बहुत ज्यादा स्पीड से लेके अगर भिड़ाऊं तो और ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, और अगर दो को लेकर स्पीड ऑफ लाइट से ले जाके भिड़ाऊं तो इतने छोटे के छोटे टुकड़ों में टूटेगा कि आप सोच भी नहीं सकते कितने छोटे के छोटे टुकड़े होंगे। समझ में आई बात कि नहीं, वो कितने छोटे के छोटे टुकड़े होंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एवरीबडी क्लियर? व्हाट इज कोट्स? कोट्स क्या होता है मैं नहीं समझ रहा, आप किस रिस्पेक्ट में कोट्स पूछ रहे हैं? QUOTES, ठीक है। अब देखिएगा, फाइन। अब एक काम करो, अगर मैं ये प्रोटॉन देखो कितना हल्का है, यानी हेड्रॉन है ये, कितना हल्का है। दो अगर हेड्रॉन या प्रोटॉन को लेकर इतनी स्पीड से ले जाऊं, स्पीड ऑफ लाइट से, तो प्रोटॉन की एनर्जी कितनी ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा। और फिर उस स्पीड से ले जाके दो प्रोटॉन को भिड़ाऊं तो वो टुकड़ों में टूटेगा, इतने टुकड़ों में टूटेगा उसके अंदर मौजूद ये गार्ड पार्टिकल या बोसॉन पार्टिकल भी आ जाएगा। और एक्चुअल में ये एक्सीलरेटर बच्चा वही काम कर रहे हैं। ये एक्सीलरेटर कर क्या रहे हैं सुनो, इन एक्सीलरेटर अरबों खरबों रुपए लग गए थे इसको करने में। यहां से हमने भेजा क्या, प्रोटॉन का मतलब हेड्रॉन, वो गया काफी अच्छी खासी स्पीड से और एनर्जी जो थी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चली गई। फिर वही चीज वो इस साइक्लोट्रॉन के अंदर की और तेजी से घुमा, क्योंकि इसके बाद ये और तेजी से यहां घुमाया गया ना, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला गया। उसके बाद यहां लाया, यहां फाइनली स्पीड ऑफ लाइट से ले गया, और स्पीड ऑफ लाइट से ले जाने के बाद क्या हुआ, ठीक है। यहां जरा देखना, स्पीड ऑफ लाइट से जब ले गए, अब यहां पर क्या है, अंदर ही अंदर एलाइस है, A प्लस है, ये क्या है, CMS है, ये क्या है, LSCB है। ये आपके पता है, ये डिटेक्टर्स हैं। जब यहां पर हम ले जाएंगे इनको स्पीड ऑफ लाइट से, फिर ले जाके भिड़ाएंगे, सो जब स्पीड ऑफ लाइट से भिड़ाओगे तो मैसिव एनर्जी होगी, और मैसिव एनर्जी के साथ जब ये फ्यूज करेगा तो यहाँ पर स्मॉल टू स्मॉल पार्टिकल निकलेंगे। उसी स्मॉल टू स्मॉल पार्टिकल में से आपको यहाँ पर गार्ड पार्टिकल भी मिलते हैं, ये बात सही है। और सिर्फ गार्ड पार्टिकल ही नहीं बचा, यहाँ पर कुछ एंटी मैटर्स भी बनते हैं, ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको एंटी मैटर्स भी बनते हैं। ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट था। फटाफट मुझे बोल दो सर एकदम मजा आ गया, A to Z सारी चीजें समझ में आ गई। और ये एक मिनट, ये ना इस लेवल पे एक्सपेरिमेंट पे नहीं जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर देख लेना, अभी लास्ट में हम लोग करेंगे। पहले का आंसर दूसरे का आंसर बताओगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। पूरी शिद्दत से मैंने आपको ये चीजें समझा दी हैं, जहां जहां पर जो जो पॉइंट्स मुझे लगता था सारी चीजें बता दी हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिनोस। ओके, अगले कॉन्सेप्ट पर जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिनोस।
आइए, चलो बच्चों अब बात करते हैं न्यूट्रिनोज के बारे में। कम हियर। ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है न्यूट्रिनोज। देखो जब मेरे सामने पहली बार न्यूट्रिनोज आया था ना, तो मैं एक टर्म के साथ कंफ्यूज किया था, उसका नाम था न्यूट्रॉन। एक टर्म के साथ कंफ्यूज किया था, उसका नाम था न्यूट्रॉन। तो एग्जैक्टली यहां पे भी तो कंफ्यूजन वही होता है। ठीक है, आपके दिमाग में भी होगा कि सर ये ना न्यूट्रॉन की तरह कुछ मिलता जुलता नाम है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं ना, एक तरफ न्यूट्रॉन ही लग देते हैं और दूसरी तरफ न्यूट्रिनोज लिख देते हैं, और फिर बीच में ना इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो एक तरफ है न्यूट्रॉन और दूसरी तरफ है न्यूट्रिनोज, और बीच में हम देख लेते हैं क्या, इनका कंपैरिजन। तो एक तरफ न्यूट्रॉन हो गया, दूसरी तरफ न्यूट्रिनोज हो गया। सर गार्ड पार्टिकल कोलाइड ईच अदर विद स्पीड ऑफ लाइट देन व्हाट है? बच्चा गार्ड पार्टिकल नहीं बना रे यार, ब्रजा क्या कर रहे हैं यार? मैंने बोला बच्चा यहां देखो, गार्ड पार्टिकल नहीं भिड़े हैं, हेड्रॉन पार्टिकल भिड़े हैं। हेड्रॉन कोलाइडर के अंदर हेड्रॉन भिड़ेगा ना, हेड्रॉन और हेड्रॉन मतलब प्रोटॉन भिड़ाया। तो जब प्रोटॉन भिड़ाया तो प्रोटॉन के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन के अंदर होता है मैटर पार्टिकल जिसको हम क्वार्क कह रहे हैं, और फोर्स पार्टिकल जिसको हम बोसॉन कह रहे हैं। तो क्वार्क और बोसॉन आने चाहिए ना, और हमें ढूंढना क्या, हम बोसॉन को ढूंढ रहे हैं। यही चीज तो मैं आपको बता रहा हूं, ढूंढ हम बोसॉन को रहे हैं। समझ में आ चुका होगा? ठीक है, खोड़ ढूंढ हम यहां पे ये रहे, सिंपल। ओके एवरीवन, फाइन। चलो और आगे चलते हैं, यहां पे थोड़ी सी कुछ चीजों को और आगे लेकर चलते हैं। अगला कंसेप्ट है न्यूट्रॉन। मैंने ब्रजा आपके आंसर को दे दिया, आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे। ठीक है, बाकी किसी बच्चों को तो ये डाउट नहीं था ना, जो ब्रजा का क्वेश्चन था, नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, जो ब्रजा का क्वेश्चन था वो किसी का नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, अगर हम न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रिनोज की बात करें, अगर हम न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनोज की बात करें, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनोज में है क्या जरा समझना। न्यूट्रॉन जो होता है इनमें मास पाया जाता है, पर इनमें कोई भी चार्ज नहीं होते हैं। सो न्यूट्रॉन हैव मास बट दे हैव नो चार्जेस। न्यूट्रॉन हैव मास बट दे हैव नो चार्जेस। न्यूट्रॉन वो होते हैं जिनमें मास होता है, पर न्यूट्रॉन वो होते हैं जिनमें चार्जेस नहीं होता है। ओके, तो न्यूट्रॉन हैव मास बट नो चार्जेस। लेकिन जब हम न्यूट्रिनोज की तरफ जाते हैं तो न्यूट्रिनोज को हम कहते हैं दे हैव नो मासेस एंड इवन हैव नो चार्जेस। यानी न्यूट्रिनोज जो होते हैं दे आर मासलेस एंड चार्जेस फंडामेंटल पार्टिकल। ओके, क्या बात है, लाल रंग का गुलाब आ रहा है। चलिए, लग रहा है आज मैं चाचा नेहरू हो गया हूं, लगा ही लेता हूं गुलाब को। लग गया भाई, अच्छा लग रहा हूं। चलो अब बच्चों वो एक लाइन में लिखो। चलो चलो चलो, थोड़ी खुराफात करते रहो क्लास में। देखो मैं हमेशा बताता हूं, थोड़ी आवाज ऑनलाइन में आती रहनी चाहिए, नहीं तो भाई मैं देखता हूं आप लोग सो जाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में मैंने देखा है, मतलब कितनी बोरियत हो जाती है ना अगर आवाज ना आए। इसलिए मैं थोड़ा सा जब आवाज करने की बात करूं तो थोड़ा कर दिया करो। हेड्रॉन कोलाइडर में एंटी मैटर कैसे आया सर? अरे प्रभु, कौन है ये मेनक? हम किए एक्सपेरिमेंट, नहीं हम किए, हम उसके अंदर घुसे थे। अरे मान लो जो एक्सपेरिमेंट हुआ आया एक से एक है साहब। तुमको ये लगता होगा कि हम ही है जो सन एक्सपेरिमेंट के अंदर जाके किए थे, कभी के लगता होगा हम ही है जो अंतरिक्ष में ऊपर लेके उपग्रह उठ के लेके जाते हैं, हम ही है जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एटम, हम ही है जो एटम बम फोड़ते हैं। मतलब अरे भाई आया या मान लो, एक से एक है। सन के अंदर जाके कोई न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट देखा है? मान ही तो लिया ऐसा होता है। तो हमको ये बता दो, बाबर 1526 में आया था, कोई देखा है बाबर को 1526 में आया था? किसी ना किसी चीजों के प्रूफ के बेसिस पे मान रहे, मान लो। सही भाई, आज कितनी दिक्कत हो जाती। हिस्ट्री वाले टीचर से, सर जब बाबर आएगा तभी हम समझेंगे, लेकर आइए हमको 1526 में लेके जाइए, पानीपत देखेंगे। अरे कैसे संभव भाई? मान लो, रिसर्च है। तुम लोग या तो मेरा गला घोट दो या हम तुम्हारा गला घोट दें। अब जाके जब इतनी चीजें आगे बढ़ गई तो यहां पे आ रहे हैं ये लोग। चलिए इधर सुनो, नहीं आज तो किसी ना किसी का गला तो आज घोटने वाले हैं पक्का, या तो हम ही हैं या तो आप ही कहां से आपका कराएंगे, है ना। इधर आओ, चलो। अरे बच्चे ये सब रिसर्च है, ये सब एक्सपेरिमेंट है। जिन चीजों के बेस पर ये चीजें आई हो चीजें मान लो, चलेगा। आपको लगता होगा ना कि जब एनर्जी पढ़ाता हूं तो मैं एकदम मतलब देश की एनर्जी वाले डिपार्टमेंट का ही हूं,
स्पेस में लगता होगा मतलब मैं ही हूँ माधवन नायर एकदम, मतलब के शिवम और क्या क्या वो सतीश धवन की आत्मा मेरे अंदर आ जाती है उस समय। चलिएगा, चलो इधर आओ, खुराफात हूँ। अच्छा, न्यूट्रिनो लिख लिए, इट इज अ मासलेस एंड चार्जेस फंडामेंटल पार्टिकल। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका खतरनाक वाला बनना चाहिए, तुरंत कुछ बच्चों का क्वेश्चन बन जाना चाहिए था, ठीक है। क्या बन जाना चाहिए था? सर एक बात बताओ, सर एक बात बताओ कि यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं बिना मास्क के कैसी चीजें हो सकती हैं? अभी आप बोले थे बिना मास्क के कुछ हो ही नहीं सकता, और यहाँ बिना मास्क की बात कर रहे हैं। सुनो, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे और हम ही तुमको बताएं, तब तुम लोग सोच रहे हो। पहले अभी कोई इस क्वेश्चन को नहीं पूछा था मेरे से, ठीक है, तो मैंने बोल रहा हूं इसलिए आप सोचें। तो जब मैं बोला आप सोचे, तभी रुक जाइए, थोड़ी देर बाद फिर सोचिएगा, थोड़ी बार फिर सोचिएगा, ठीक है, रुकिए अभी। तो सर अभी हम क्या बोले? चुपचाप बोलो, इट इज अ मासलेस एंड चार्जेस फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है, बस अभी कुछ नहीं, खुराफात है, इससे ज्यादा नहीं। अब सुनो, अब न्यूट्रिनोज के बारे में ना हम लोग कुछ चीजें लेके चलते हैं, जरा समझो। पहले हम लोग आते हैं बच्चा न्यूट्रिनोज की ओरिजिन पर आते हैं। चलो न्यूट्रिनोज की ओरिजिन है ना, ओरिजिन ऑफ न्यूट्रिनोज पर आते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक लॉजिक कर लेते हैं, ओरिजिन ऑफ न्यूट्रिनोज, ओरिजिन ऑफ न्यूट्रिनो, हेड डालो, ओरिजिन ऑफ न्यूट्रिनोज। घबराओ नहीं, आज बड़े मजेदार में आज हम लोग ब्रेक के पहले सब खत्म कर डालेंगे, ठीक है। ब्रेक के बाद हो सकता है हम लोग मिसलेनियस टॉपिक की तरफ चले जाएं, हम लोग मिसलेनियस टॉपिक की तरफ चले जाएं। अब पता है ये सब वही हैं बंगाली बाबू, सब क्या कर रहे हैं सब, अभी दोपहर में मच्छी भात खाएंगे सब, उसके बाद आराम से सो जाएंगे। एक चीज मैंने देखा है अपने बंगाली दोस्तों के साथ, है ना, ये सब सोएंगे जरूर रात दोपहर में, ऐसा है ना, झूठ मत बोलना तुम लोग, हाँ एकदम एकदम सोएंगे जरूर सब, है ना। मच्छी खाएंगे, भात खाएंगे, बढ़िया से हाथ से खाएंगे, है ना, बढ़िया से खाने का सब, बढ़िया सोएंगे। देखिए ब्रेक के बाद सब आएंगे, एकदम सोते रहेंगे सब। अभी थैंक गॉड पढ़ा लो अच्छा अच्छा वाला टॉपिक, उसके बाद रुको, उसके बाद बड़ी, इसीलिए ब्रेक के बाद हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब देखो ओरिजिन ऑफ न्यूट्रिनोज में देखो, पहली ओरिजिन न्यूट्रिनोज की कब से मानी जाती है? फर्स्ट ओरिजिन न्यूट्रिनोज की कब से मानी जाती है? देखो पहली ओरिजिन जो न्यूट्रिनोज की मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है जस्ट आफ्टर बिग बैंग। जस्ट आफ्टर बिग बैंग न्यूट्रिनोज की जो पहली ओरिजिन मानी गई, ब्रह्मांड में न्यूट्रिनोज की ओरिजिन कब हुई? ब्रह्मांड में न्यूट्रिनोज की ओरिजिन हुई जस्ट आफ्टर बिग बैंग। बिग बैंग की घटना के जस्ट बाद, तो सर आप कह रहे हैं 13.6 बिलियन ईयर्स एगो के जस्ट थोड़े दिन के बाद, हाँ कुछ समय के बाद बच्चा, दुनिया में पहली बार न्यूट्रिनोज की ओरिजिन हुई थी, जो साइंटिस्ट मानते हैं। तो साइंटिस्ट बिलीव द फर्स्ट टाइम द न्यूट्रिनोज ओरिजिनेटेड जस्ट आफ्टर द इंसिडेंस ऑफ बिग बैंग, ठीक है। ये दुनिया में पहली बार न्यूट्रिनोज है, फर्स्ट ओरिजिन हम ले, पहली ओरिजिन ले, पहली फर्स्ट ओरिजिन ही लिख देता है, ऐसे ज्यादा अच्छा है। ये क्या था भाई? ओहो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, है ना, रुक जाओ रुक जाओ, गो 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 स्टार गो, हाँ फर्स्ट ओरिजिन है ना, पहली ओरिजिन देखो, पहली ओरिजिन, तो पहली ओरिजिन हो गई है। तो न्यूट्रिनोज की पहली ओरिजिन जो मानते हैं सर, इट इज कॉल्ड एज पावर नैप। अभी मैं ना पावर नैप का मैं पावर कर दूंगा, ठीक है, खुराफात नहीं, ठीक है, कोई पावर नैप नहीं लेगा, हम साफ साफ बता रहे हैं, ठीक है। क्लास खत्म हो जाएगी जैसे ही 5 बजे, उसके बाद सो जाइएगा, नहीं 5 बजे खत्म हो गई ना, नहीं 4 बजे, 4 बजे सो जाइएगा, ठीक है। चलिए, और अगर लगेगी नहीं नींद आएगी तो हम तो कह रहे हैं कि मच्छी भात 4 बजे खाइएगा क्लास छोड़ने के बाद, चलिए। और कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर हम नहीं जानते, इधर आइए, चुपचाप भी पढ़ाने दे हमको एकदम मछली भात की तरफ डाइवर्ट मत कीजिए। बहुत चालू लोग हैं, ताकि सर हमको अभी ब्रेक देते हैं ना, बहुत चालू हैं सर। चलो इधर आओ, फर्स्ट ओरिजिन हो गया। अब सुनो यहीं पे देखो बच्चा, अब एक बात बताऊं, आज भी नेचुरल तरीके से ओरिजिन होती है, आज भी नेचुरल रीजंस हैं जिसकी वजह से ब्रह्मांड में आज भी बच्चा क्या है, आज भी आपको न्यूट्रिनोज आते हैं, है ना, आज भी न्यूट्रिनोज आते हैं, फाइन, आज भी न्यूट्रिनोज आते हैं। अब सुनो होता क्या है, आज भी नेचुरल तरीके से न्यूट्रिनोज आते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हमारे ब्रह्मांड में हो रहे हैं। कौन कौन से? कुछ नाम मैं लिखता हूं, है ना, जैसे एक्सप्लोजन, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जैसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन, है ना, इस तरह की घटना है जो ब्रह्मांड में हो रही है। सुपरनोवा, यार देखो जरा स्पेलिंग गड़बड़ हो गया, सुपरनोवा SUPER, है ना, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, इस तरह की घटना में न्यूट्रिनोज बन रहे होते हैं। इसके अलावा जैसे गामा रे बस जैसी इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं, है ना, गामा रे बस, गामा किरणें जो होती है ब्रह्मांड में होती हैं, वो फट रही होती है, उनसे कुछ इस तरह के न्यूट्रिनोज बन रहे होते हैं।
इसके अलावा जो सन है ना उससे न्यूट्रिनोज बन रहे होते हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस ब्रह्मांड में होने वाली इंसिडेंट्स हैं, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूट्रिनोज। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिससे ब्रह्मांड में क्या आ रहे हैं, न्यूट्रिनोज आ रहे हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन, गामा रे बर्स्ट, सन, ये सारे के सारे। सन का मतलब स्टार कह लो, स्टार। इसलिए मैं सन कह रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूट्रिनोज, अच्छा आपको पता है सबसे ज्यादा न्यूट्रिनोज हमारे अर्थ पर जो आते हैं वो सन से ही आते हैं, क्योंकि सबसे करीब का स्टार जो होता है वो सन ही होता है। What is the main source of neutrinos on the earth surface? तो your answer is the sun। और पता है ऐसा कहते हैं एक सेकंड के अंदर ना ट्रिलियंस ऑफ द न्यूट्रिनोज हमारी बॉडी से पास भी हो जाते हैं। तो सर आप कह रहे हैं इस बॉडी से, जो इतनी बड़ी बॉडी है, से ट्रिलियंस की संख्या में न्यूट्रिनोज पास हो जाते हैं? यस, विदाउट क्रिएटिंग सिंगल हार्मफुल इफेक्ट। तो सर फिर तो न्यूट्रिनोज खतरनाक नहीं है, बिल्कुल खतरनाक नहीं है। विदाउट क्रिएटिंग सिंगल हार्मफुल इफेक्ट न्यूट्रिनोज पास फ्रॉम द बॉडी, ये ध्यान रखिएगा। विदाउट क्रिएटिंग सिंगल हार्मफुल इफेक्ट दे कैन पास फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ये हो गया दूसरी चीज। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और होती है, क्या हम आर्टिफिशियल तरीके से भी न्यूट्रिनोज को जनरेट कर सकते हैं? तब बात होती है क्या आर्टिफिशियल तरीके से भी न्यूट्रिनोज को बनाया जा सकता है? इस पे थोड़ी सी बात होगी। इज इट पॉसिबल टू डेवलप द न्यूट्रिनोज आर्टिफिशियली? तो यहां पे बताऊंगा, एक साइंटिस्ट है, ओके, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वोल्फगैंग पाउली। उन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया। उनका नाम है वोल्फगैंग पाउली। तो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है वोल्फगैंग पाउली। पता है वोल्फगैंग पाउली ने क्या किया? वोल्फगैंग पाउली ने गामा रेस से बचा है ना, कुछ रिसर्च करके इन्होंने यहां से न्यूट्रिनोज ओरिजिनेट किया। ये बताना इसलिए जरूरी है जैसे कि हम लोगों ने मोबाइल फोन से क्या निकाला, रेडियो वेव्स। तब तो हमने मोबाइल फोन से टावर में कॉल करके, फिर आइनोस्फीयर से, फिर आपसे और हमने बात की थी। एग्जैक्टली वही चीज मैं कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल तरीके से भी गामा रेस को हम जनरेट कर सकते हैं। तो आंसर है हाँ। क्या कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके एवरीवन, तो आंसर है हाँ। और आगे सुनिएगा। ओके, अब जरा देखिएगा। तो गामा रेज हो गया, ये हो गया आपके न्यूट्रिनोज। अच्छा, अब हम लोग ना न्यूट्रिनोज के एप्लीकेशन पर चलते हैं। अच्छा बच्चों धीरे धीरे चलते रहो। एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिनोज कम, इसलिए मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिनोज पे अब ले जा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हम न्यूट्रिनोज को आर्टिफिशियली बना सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रिनोज। तो सर फिर न्यूट्रिनोज के कौन कौन से यूजेस हो सकते हैं? बताता हूं। तो बहुत सारे यूजेस हैं, 7 इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 या 6 तो इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊं। पहला देखो, न्यूट्रिनोज जो होते हैं इनमें ऐसा कहा जाता है, ठीक है, पहली चीज कि ये आने वाले समय में आईसीटी के एक रिवॉल्यूशन होंगे। दे विल ब्रिंग अ रेवोल्यूशन, लिखना, दे विल ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लिखो पहला पॉइंट, they will bring a revolution in information and communication technology. So they will bring a revolution in information and communication technology. They will bring a revolution in information and communication technology. देखो ऐसा है, एक बच्चे ने पूछा है कि सर क्या ये न्यूट्रिनो जो है वो फोटोन का एग्जाम्पल है? सुनो, ये फोटोन जो होता है वो सन की लाइट के लिए होता है, ठीक है। तो सन की लाइट में जितनी चीजें होती है सबको हम जनरली फोटोन कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, न्यूट्रिनो उसके अंदर भी होते हैं, न्यूट्रिनो उसके बाहर की चीजों में भी होते हैं, ठीक है। हम ये फोटोन का एक एग्जाम्पल न्यूट्रिनो कह सकते हैं, हाँ, सिर्फ स्टार के केस में, हर केस में नहीं, क्योंकि बाकी सोर्सेज में फोटोन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। गामा रे बर्स्ट, उसमें फोटोन थोड़ी ना है, ठीक है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन जानते हैं किसको कहते हैं? जब तारों की डेथ होती है ना, उस समय कोई तारा होता है जो मैसिव हीट और एनर्जी जनरेट करता है, और जब मैसिव हीट और एनर्जी जनरेट करता है उसी को हम लोग सुपरनोवा कहते हैं। सो व्हाट इज द सुपरनोवा? सुपरनोवा जो होता है वो डेथ फेज ऑफ स्टार होता है। सुपरनोवा जो होता है वो डेथ फेज ऑफ स्टार को कहते हैं, ठीक है, वो हम कहते हैं डेथ फेज ऑफ स्टार को कहते हैं। ओके, अब जरा समझना, फाइन, कम हियर। तो आईसीटी में एक रेवोल्यूशन आने वाला है, इसलिए आईसीटी में रेवोल्यूशन आने वाला है कि जब हम रेडियो वेव्स को यूज करते हैं ना तो काफी लॉस वॉस ज्यादा है, क्या है, पर न्यूट्रिनोज के साथ ऐसा करें कि चीजें नहीं होने वाली हैं, तो क्वालिटी जो होगी वो न्यूट्रिनोज के साथ ज्यादा बेहतर होने वाली है, पहली चीज। दूसरा, सिर्फ आईसीटी में ही नहीं, मेडिकल सेक्टर में भी रेवोल्यूशन आने वाला है ना। दूसरा हो गया, इट कैन ऑल्सो ब्रिंग रेवोल्यूशन इन मेडिकल सेक्टर। इट कैन ऑल्सो ब्रिंग रेवोल्यूशन इन मेडिकल सेक्टर, यहां भी देख लेना, इट कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन इन मेडिकल सेक्टर।
दूसरा लिख लीजिएगा। कैसे मेडिकल फील्ड में रिवॉल्यूशन हो सकता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जरा समझना। ठीक है, मेडिकल फील्ड में रिवॉल्यूशन कैसे होता है। जो मेडिकल फील्ड है ना, इसमें रेवोल्यूशन के लिए कैसे, जैसे मान लो आप अल्ट्रासाउंड करते हो या फिर एमआरआई करते हो, इस तरह की चीज़ें करते हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आप ना इसका भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये हेल्थ के लिए नुकसान नहीं होते और वहाँ पर ना एक्सरे आपकी बॉडी के लिए ख़तरनाक भी होते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपकी बॉडी के लिए ख़तरनाक भी होती है, तो काफ़ी हद तक ये आपके लिए बेहतर हो गया ना, इट इज़ गुड फॉर यू, है ना। आईसीटी हो गया, मेडिकल हो गया, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अगला हम लिए चलते हैं। ओके, अगला हम आपको लिए चलते हैं आईसीटी मेडिकल के अलावा। तीसरी चीज़ पता है, ऐसा कहते हैं जो अननोन लैंडस्केप है, जैसे डार्क मैटर है ना, जैसे डार्क एनर्जी है ना, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, जैसे ब्लैक होल, ये ऐसी जगह होती है जहाँ से कोई वेव पास नहीं होता। यानी कहने का मतलब जो मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स है ना, जो मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स है, यानी ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं, उनको जानने में मदद मिलेगी। मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स को समझने में मदद मिलेगी, ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं, सब मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स को जानने में मदद मिलेगी। जैसे डार्क मैटर के बारे में ज़्यादा क्लियर नहीं है, डार्क एनर्जी के बारे में क्लियर नहीं है, ब्लैक होल के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, कॉस्मिक मैटर, कॉस्मिक डस्ट, इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में ऐसा कहते हैं कि हम न्यूट्रिनोज की मदद से उसके अंदर जाकर उनके अंदर की चीज़ों को देख सकते हैं। कहते हैं ना, इनके अंदर जब कोई रेडियो वेव्स या उस तरह के वेव्स भेजे जाते हैं तो गायब हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि न्यूट्रिनोज है, यहाँ तक जा सकते हैं। न्यूट्रिनोज को हम किसी हैजार्डस केमिकल प्लांट्स वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये सेफ है, इनके साथ कोई खतरा नहीं है। हैजार्डस केमिकल प्लांट्स वगैरह पे भी ये सेफ है। इवन मैं आपको बताऊं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि न्यूट्रिनोज की मदद से ना हम लोग जियो न्यूट्रिनोज कर सकते हैं। जियो न्यूट्रिनोज का मतलब होता है बच्चा कि हम ज़मीन के अंदर की चीज़ों को ना न्यूट्रिनोज की मदद से देख सकते हैं। और अब जब ज़मीन के नीचे की अंदर की चीज़ें, रॉक्स के अंदर की चीज़ें अगर आप देख सकते हैं तो आसानी से आप रिसोर्सेज की स्टडी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप आसानी से रिसोर्सेज की स्टडी कर सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है या कोई रिसोर्स, इसके अलावा रिजर्वायर, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं ना, इस तरह। और इतना ही नहीं, ये हीट कन्वेंशनल करंट के बारे में भी बता सकते हैं, जो अर्थ के अंदर की हीट कन्वेंशनल करंट है, और अगर इसके बारे में बता सकते हैं तो भैया जो अर्थक्वेक की जानकारी है ना वो भी दे सकते हैं, या हमें अर्थक्वेक की जानकारी भी दे सकते हैं। ये हीट कन्वेंशनल करंट के बारे में बता सकते हैं, और हीट कन्वेंशनल करंट का सीधा मतलब होता है कि हमें अर्थक्वेक की जानकारी दे सकते हैं। सोचो ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं न्यूट्रिनोज, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। ओके, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सर प्लीज से लिटिल अबाउट द ब्लैक होल। ब्लैक होल अपने आप आएगा जब मैं आपको आइंस्टाइन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी बताऊंगा। अमिताभ थोड़ा सा वेट करो, कभी नहीं भूलोगे ब्लैक होल का कंसेप्ट भी। जैसे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी आपको समझ में आ गया ना, अब आप कभी नहीं भूलोगे, वैसे ही आप ब्लैक होल भी कभी नहीं भूलोगे। ट्रस्ट मी, थोड़ी देर बस पेशेंस रख लो। ओके, थोड़ी देर पेशेंस रख लो। आ जाओ यहाँ पे, थोड़ी सी और चीज़ों को लेकर हम लोग बात करते हैं। क्या क्या बात करते हैं, सुनो भाई। ओके, सी हियर, यहीं पर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं आइस क्यूब के बारे में। यू नो आइस क्यूब, आइस क्यूब के बारे में छोटा सा एक हेडिंग डालो, आइस क्यूब। एक छोटी सी हेडिंग डालो, आइस क्यूब। गिव अ हेडिंग आइस क्यूब। क्या होता है आइस क्यूब, जरा समझना। आइस क्यूब क्या होता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है। लिख लो, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। ओके एवरीवन, आइस क्यूब, आइस क्यूब के बारे में लिखना, इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी।
ओके ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। कहाँ है ये? साउथ पोल की तरफ है, लोकेटेड टुवर्ड्स साउथ पोल। सो लोकेटेड टुवर्ड्स साउथ पोल लिख लेना, इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स साउथ पोल, इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स साउथ पोल। ओके एवरीवन, फाइन। साउथ पोल। और एक बात बताऊं, ये ना 1 क्यूबिक किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, ये 1 क्यूबिक किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, स्प्रेड इन 1 क्यूबिक किलोमीटर एरिया, इट इज स्प्रेड इन 1 क्यूबिक किलोमीटर एरियाज, स्प्रेड इन द 1 क्यूबिक किलोमीटर एरिया, ठीक है। ये पूरा 1 क्यूबिक किलोमीटर एरिया तक फैला हुआ है। कौन? या इस क्यूब की जिसकी बात कर रहा हूं, ओके। और डीपली इन द आइस है, ये पूरी तरह से आइस के अंदर है ना, डीपली इन द आइस, डीपली इन द आइस। और इसमें ना एक आइस क्यूब के नाम से एक टेलीस्कोप भी है इसके अंदर, और उस टेलीस्कोप की मदद से यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की स्टडी वगैरह की जाएगी, ठीक है। की जा रही है, की नहीं जाएगी, की जा रही है। सो न्यूट्रॉन्स वगैरह की स्टडी की जा रही है, ओके। न्यूट्रॉन्स की स्टडी की जा रही है, फाइन। न्यूट्रॉन्स की स्टडी की जा रही है, सो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की स्टडी की जा रही है। तो ये हो गया साउथ पोल, आइस 1 क्यूबिक किलोमीटर, टेलीस्कोप, ये सारी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। यहीं पर एक और चीजों के बारे में बताने से हम कहते हैं आईएनओ, आईएनओ। ओके देखो ऐसा है कि जो आप लाइट के बारे में बात कर रहे हैं ना, लाइट की 2 प्रॉपर्टी होती है शुभांकर। लाइट ना एक पार्टिकल की तरह भी है और एक वेव की तरह भी है। आपका जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर वहीं पर है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। आईएनओ के बारे में लिखो, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। आईएनओ का नाम है इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। भारत में भी ना न्यूट्रिनो की स्टडी के लिए एक ऑब्जर्वेटरी बनाया जा रहा है, और जो बन रहा है कहाँ? थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। ये बन रहा है थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, ये बन रहा है थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। सो इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो है वो बन रहा है थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, ओके। ये बन रहा है थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, ओके। इसको थोड़ा ध्यान रखना। एक चीज और आपको बताना है लास्ट, फिर इसके साथ ही न्यूट्रिनो खत्म हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। सो नेक्स्ट कम इनटू द न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। क्या है न्यूट्रिनो ऑसिलेशन? बताता हूं। देखो ऐसा है कि 3 साइंटिस्ट हैं जिनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। ईयर में एग्जैक्टली नहीं बता सकता, 2014 या 15 रहा होगा, ठीक है। और जो रीजन था जिसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया, उस रीजन का नाम था न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। उस रीजन का नाम क्या था? न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। उस रीजन का नाम था न्यूट्रिनो ऑसिलेशन, के साथ नोबेल प्राइज दिया गया। न्यूट्रिनो ऑसिलेशंस क्या कहता है? सीधे मैं कंक्लूजन पर आ रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट तो वैसे भी हमारे पेपर में नहीं आता है। इन साइंटिस्ट ने यह देखा कि जो न्यूट्रिनोस अर्थ की तरफ आते हैं, तो न्यूट्रिनोस आर कमिंग टुवर्ड्स अर्थ, उसमें लगभग 40 to 50% न्यूट्रिनोस आर गेटिंग लॉस, आर गेटिंग लॉस। तो अगर 40 to 50% न्यूट्रिनोस आर गेटिंग लॉस, दोज आर कमिंग टुवर्ड्स अर्थ, तो इसका सीधा का सीधा मतलब है, इसका मतलब है कि अच्छा खासा न्यूट्रिनो हमारे अर्थ की तरफ आता। तो ये कैसे हो सकता है? अगर इनमें मास नहीं होता, इस तरह की चीजें नहीं होती, तो ये कैसे आ रहे होते और कैसे लॉस हो रहा होता? इन्हीं चीजों के बेस पे जो साइंटिफिक एविडेंसेस मिले, जिन्होंने प्रूफ किया, उन्होंने बोला कि न्यूट्रिनोस जो होते हैं वो चार्जलेस हैं, वो तो ठीक है, चार्ज नहीं होता है। लेकिन जैसे न्यूट्रॉन में मास होता है, वैसे इनमें भी मास होता है, लेकिन इनमें मास बहुत कम होता है, यानी न्यूट्रॉन से भी कम, यानी दे हैव अ टाइनी मासेस, they have a tiny masses, they have a tiny masses, ठीक है, they have a tiny masses। so एक स्टेटमेंट लिखो, according to recent research, न्यूट्रिनो ऑसिलेशन में लिखो, according to recent research, according to recent research it is proved, according to recent research it is proved, according to recent research it is proved
approx 40 to 50% of retinos approx 40 to 50% retinos are getting loss. Approx 40 to 50% retinos are getting loss. When they travel in the space. When they travel in the space. Or loss when they travel in the space. Loss when they travel in the space. This observation define neutrinos are chargeless. Neutrinos are chargeless, but they have tiny masses. Okay. So chargeless but they have a tiny masses. इसको बस ध्यान रखना, न्यूट्रिनो ऑसिलेशन का रिजल्ट एक्सपेरिमेंट चीज़ें नहीं आएंगी और ना आती हैं आपके पेपर में, आप लोग जनरल स्टडीज से स्टूडेंट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ एक और अगले कंसेप्ट की तरफ जिसका नाम है ग्रेविटेशनल वेव्स। अगले टॉपिक का नाम लिखो ग्रेविटेशनल वेव्स। शिवांगर, मैंने ना ये लॉजिक आपको दे दिया है कि वाई हैव अ मास, क्योंकि हम लाइट को ना एक पार्टिकल की तरह भी देखते हैं, आप सिर्फ उसको वेव की तरह ही मत समझो, और अगर पार्टिकल है तो उसमें मास जरूर होगा, नहीं तो स्पीड ऑफ लाइट से चीज़ कैसे आ सकती है। ओके, चलिएगा अब यहीं पे बात करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स की। देखो ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में समझने के लिए ना पहले मैं आपको कहीं लिए चलता हूँ आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ, शुरू से लेके चलते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव के बारे में बताने वाला जो साइंटिस्ट था, वो एक्चुअल में आइंस्टाइन ही था। तो पहले मैं आपको लिए चलता हूँ आइंस्टाइन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। देखो आइंस्टाइन ने क्या कहा, आइंस्टाइन ने कहा इस ब्रह्मांड में सब कुछ स्थिर है एंड एवरीथिंग फिक्स इन द नेचर। और यह थियरी जो आई थी 1905 में आई थी। आइंस्टाइन ने कहा एवरीथिंग फिक्स्ड इन द नेचर। लिखो आइंस्टाइन के स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पॉइंट लिखो, एवरीथिंग फिक्स्ड इन द नेचर, एवरीथिंग फिक्स्ड इन द नेचर। सो आइंस्टाइन ने बोला 1905 में स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ इस ब्रह्मांड में सब कुछ स्थिर है, यानी एवरीथिंग फिक्स्ड इन द नेचर। आप मुझे बताओ कि आपको ऐसा लगता है इस ब्रह्मांड में सब कुछ फिक्स है, स्थिर है? ऑफ कोर्स नो। सूरज, चंदा, तारे, ये वो, दिन और रात, सीजन, वजन, ये वो, सन इक्लिप्स, ये वो, पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स क्या क्या चल रहा है, कुछ स्थिर का है। आपको पता है कि यहाँ पर आइंस्टाइन थोड़ी सी गलती कर गए, लेकिन कोई बात नहीं, आइंस्टाइन ने अपनी गलती को माना और उसका इन्होंने करेक्शन भी किया। आइंस्टाइन ने अपनी गलती को माना और इसका उन्होंने करेक्शन भी किया, और जो करेक्शन किया वो अगली थियरी के नाम से किया जिसको हम कहते हैं आइंस्टाइन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या बोलते हैं? आइंस्टाइन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी लाई जाती है 1915 में। आइंस्टाइन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी हम कब लाते हैं? हम लाते हैं 1915 में। तो आइंस्टाइन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी लाई जाती है 1915 में, और आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं जिनके बारे में आप लिखते जाइएगा। जस्ट प्लीज नोट डाउन। पहला स्टेटमेंट, और पहले तो वही लिख दो जो यहां पर बात की गई है, ठीक है?
वी आर इन चेंजिंग नेचर, हम परिवर्तनशील प्रवृत्ति में रहते हैं, लिखिएगा वी आर इन चेंजिंग नेचर, है ना, वी आर इन चेंजिंग नेचर, वी आर इन चेंजिंग नेचर। चेंजिंग नेचर का मतलब होता है एवरीथिंग्स आर गोइंग टू चेंज विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, लिख लीजिएगा वी आर इन चेंजिंग नेचर। इट मीन्स it means we are in changing nature. It means everything's are going to change. It means everything's are going to change with the respect of time. It means everything's are going to change with the respect of time. It means everything's are going to change with the respect of time. Okay, ध्यान रखिए, it means everything's are going to change with the respect of time. ओके यानी यहाँ पर सब कुछ समय के साथ बदलता है। और आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में बहुत सारी और बातें बोली थी। क्या क्या और बातें बोली थी आइंस्टाइन ने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में, जरा सुनना बच्चों, ठीक है, क्या क्या बातें बोली थी सुनो। पहला उन्होंने बोला यूनिवर्स इज अ स्पेस टाइम, लिखो यूनिवर्स इज अ स्पेस टाइम। पहला यूनिवर्स इज अ स्पेस टाइम, ब्रह्मांड एक स्पेस टाइम की तरह है। सो पहला हो गया यूनिवर्स इज अ स्पेस टाइम, ब्रह्मांड एक स्पेस टाइम की तरह है, यूनिवर्स इज अ स्पेस टाइम। दूसरा यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग यानी यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। सो यूनिवर्स इज अ स्पेस टाइम और दूसरा यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग यानी ब्रह्मांड लगातार क्या है, फैल रहा है। सो यूनिवर्स इज अ स्पेस टाइम एंड यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग। ओके, यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट सुनते जाना, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तीसरी चीज, ये स्पेस टाइम का क्या मतलब होता है आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग वाली चीज़ें तो हम लोगों ने रेड सिटी फेट में बात कर ही लिया था। क्या लिखा, आइस क्यूब हैज़ बीन प्लेस इन द पोल एरिया बट वाई आईएनओ इज प्लेस इन द ट्रॉपिकल एरिया। अरे ऐसा है, सुनो सुनो, हमारे पास तो पोल का ऑप्शन नहीं है ना, कहाँ जाएंगे, ठीक है। और पहली चीज़, और दूसरी बात और बता दूं कि पोल के पास ना ऐसा मानते हैं न्यूट्रिनोज वगैरह का आना जाना ज़्यादा होता है। क्यों? जो आयन चार्जेस इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, ज़्यादातर वो पोल की तरफ जाती हैं। उसके पीछे अर्थ पे रहने वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड लगता है ना, वो इन सारी चीज़ों को पोल की तरह डाइवर्ट कर देता है। ये टॉपिक मैंने आपको पीछे ही बताया था, नहीं बताया तो सुन लो। एक बार बहुत पहले क्वेश्चन आया था कि जो आयनोस्फीयर है ना, आयनोस्फीयर है ऊपर, ट्रोपोस्टेटो मीजो थर्मो आयनो, वो आयनोस्फीयर जो होते हैं वहाँ पर गर्मी बहुत होती है, और गर्मी होने से वहाँ पर आयंस और चार्जेस में चीज़ें, गैसेस वगैरह आयंस और चार्जेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। और वो जो आयंस और चार्जेस होते हैं ना, ऊपर बहुत तेज़ी से घूम रहे होते हैं। कभी कभी दे फॉल डाउन ऑन द अर्थ सरफेस, और जब अर्थ पे गिरते हैं ना तो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। पर यूपीएससी ने पूछा ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें बचा ले जाती हैं, तो उसका सीधा आंसर है कि अर्थ पे रहने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो उनको पोल की तरफ डाइवर्ट कर देता है। सबको पता है जो पोलर एरियाज होते हैं वहाँ का मैग्नेटिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो कोई भी आयंस और चार्जेस अगर इधर आते हैं तो पोल की तरफ जाते हैं, कोई भी आयंस और चार्जेस होते हैं तो वो किधर की तरफ जाते हैं, वो पोल की तरफ जाते हैं। यही लॉजिक है यहाँ पर, इसको ध्यान देना। ओके, और इसीलिए जो 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ के बीच में जो दुनिया में जनता होती है ना, हम लोग, दुनिया में जनता जो होती है मतलब ह्यूमन जो होता है वो बचता है। अब समझ में आया, पोल की तरफ ले जाने के पीछे रीज़न है आयन चार्जेस और न्यूट्रॉन्स के प्रेजेंस की चीज़ें ज़्यादा हैं। भारत में इसलिए है क्योंकि देखो न्यूट्रॉन्स वैसे तो अर्थ पे भी गुजर रहे हैं, तो अर्थ पे गुजर रहे हैं तो हमारे एरिया से भी गुजरते हैं, ठीक है। इसलिए हमने, अब हमारे पास पोल का ऑप्शन है नहीं तो हमने यहाँ बना लिया, ठीक है ना। चलिएगा, तो यूनिफॉर्मिटी जाती है, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी जाती है। ओके, आपने जो ट्रॉपिकल एरिया बोला है ना, वो आंसर सही नहीं है, ठीक है। आप बोलते हैं कि यहाँ क्यों बनाएगा, तो फिर भी हम मान लेते हैं। आपने ट्रॉपिकल क्यों बोला है। ओके, सोम दत्ता। अच्छा, यूनिवर्स इज स्पेस टाइम कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग। दूसरा, लाइट बेंड्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, लाइट बेंड्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, लाइट बेंड्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। Light bends due to effect of gravity.
So light bends due to effect of gravity. So light bends due to effect of gravity. सीधा का सीधा मतलब है जो लाइट हमारे अर्थ की तरफ आती है वो ग्रेविटी की वजह से झुक कर चलती है, झुक जाती है. कैसे झुकती है, क्या बेंडिंग होता है, अभी मैं पिक्चर देके आपको बताऊंगा. ठीक है, इसीलिए एक लॉजिक होता है. सो apparent पोजीशन ऑफ स्टार लिखो. सो apparent पोजीशन ऑफ स्टार, जो स्टार जहां से अपीयर हो रहा है, सो apparent पोजीशन ऑफ स्टार इज टोटली डिफरेंट. So apparent position of a star is totally different. So apparent position of a star is totally different from actual position of a star. So apparent position of a star is totally different from actual position of a star. Okay, so apparent position of a star is totally different from actual position of a star. तो इसीलिए जो स्टार जहाँ से देखते हैं एक्चुअल में स्टार वहाँ पर होते नहीं है जहाँ से देखते हैं. यही लॉजिक है यहाँ पर. अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज, और इसके पीछे जो रीजन है वो यही है. तो सर इसका मतलब जो हम अंतरिक्ष में जब हम ऊपर छत पे सो रहे होते हैं और जो तारों की लाइट जहाँ से आती दिखती तारे वहाँ होते नहीं, एग्जैक्टली नहीं होते हैं. वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ. जो आपको दिखते हैं एक्चुअल में तारे वहाँ नहीं होते. सर सारे के सारे तारों के साथ ऐसा होता है 100%. और ये लॉजिक भी देखो क्या कमाल की चीज़ है जो आइंस्टाइन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था, है ना. हर चीज़ किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ उस पर इफेक्ट हो रहा है. चौथा, if two different mass of the object, लिखना, if two different mass of the object fall down, if the two different mass of the object fall down, if two different mass of object fall down, so they will reach on same time in the space. So they will reach on same time in the space. So they will reach on the same time in the space. Okay, so they will reach on the same time. So they will reach on the same time on space. Okay, everyone. Next one and the last one. Existence of gravitational waves. Existence of gravitational waves. So which scientist firstly informed us, like in this entire universe, gravitational wave exists? The answer was Einstein. And you know, Einstein theory in 1915. Around 107 years back, 8 years back, this man informed us about the existence of gravitational wave. How interesting it is. Around 108 years back, this man informed us about the existence of gravitational waves. Okay, that time have no instruments, no machines, no technologies. Only on the basis of ideas, on the basis of thoughts, or the basis of, not thoughts actually, mathematics, physics, calculations. This man informed us about the existence of gravitational waves. Each and every points are very, very important. And first, let me discuss about the space-time. Universe is a space-time. I just want to tell you guys how the Einstein tried to define the universe. Universe said this entire universe is a kind of fabric. This universe is a type of fabric. Here the one axis is the space and second axis is the time, and here this is the space-time. And on this fabric of space-time, all entire celestial bodies present. All entire celestial bodies present, and all the entire celestial bodies have a different mass, and accordingly they are going to bend, and this bending nature is calling them as a what? It's a gravity. So one axis is the space, second is the y is the time, and z axis is what? Z axis is the gravity. Okay, so x, y and z is the gravity. See here guys, see here, see this picture. See this picture. In this picture you will understand very well. Those I wanted to tell you guys. See. This is the fabric. See this picture. Okay, this is the fabric. This is a fabric. This fabric, this is what? This is a one axis, is called as a x. This is a second axis, this is called as a y. And what is it guys? This is a A body, this is a B, and this is C. They all have a different mass. They all have a different mass. And because of this guys have a mass, you know, this is going to bend here. And similarly, this is going to bend here. And similarly, this is going to bend here. And just I have a question guys. You just tell me, where have a maximum mass? Of course, A. And due to maximum mass, have a maximum gravity. Have a gravity is the A.
Second one, guys, here the mass is second one. Here the gravity mass is less, so gravity is less. Here mass is very less, and here I'm telling you guys, the clothes, you just try to understand where this mass is there, have maximum bending, and more mass, so more gravity is there. Here less mass, less gravity is there. I'm just telling you, if any of the celestial body will come there, they will come under this attraction, and this attraction is called as a gravity. It's a very simple statement, guys, very, very simple statement. Why in our solar system, sun with all the planets, rest of all the planets, why they are revolving the sun? The simple reason is what? Because of gravity. Because sun have a massive mass, and due to massive mass, sun bending is maximum, and rest of all the celestial bodies of our planets are actually under the attraction of earth, and they are revolving the earth. Under the attraction of earth, and they are revolving the earth. Okay, under the attraction of earth, and they are revolving the earth. This is the overall information here, guys. They are revolving the earth. Everybody clear? They are revolving. Clear? They are doing the revolutions. So I hope you people very clear why our solar system, in our solar system, all the planets are revolving the earth, revolving the sun, because sun have a massive mass, and every celestial bodies are actually under the attraction that is called gravity. And because of the gravity, all are doing the revolutions. Same thing in the case of moon and earth. If I keep a moon and earth on this fabric, guys, tell me which one have a more mass? Of course, earth have a more mass. And because earth have a more mass, here have a more bending, and the moon is revolving the earth. And what is there? Moon is revolving. Moon revolve the earth, guys. And it is also what? It is also because of space-time. So I hope you people very clear. Okay, why all the planets are revolving the sun? Because of space-time. Why moon is revolving the earth? Because of space-time. So these 2 points are very, very clear. Now come next point. Okay, now come next point. So what will be the next point here, guys? Listen. I'm just telling you, if suppose those mass of this body have, okay, if the mass of the body increase massive times, so ultimately this curve is being directly as a slope downward side, and now here because of massive gravity, any of the celestial body come here, they will directly go inside and nothing will escape, and that is the place of black hole. Oh, so sir, black hole is that place in this universe where the mass and gravity, where the gravities are very, very high, and due to this reason, if any objects are getting close to them, because of this massive gravity, they will go inside and nothing will escape. Exactly, not even the light also. And that is the reason light also going inside and lost. Nothing is there, and this is the reason, guys, at this type of location in the Brahmand is called as a black hole. Somebody asked me just before some time, sir, what is a black hole? I told you, under space-time I will explain with you, and I hope you people understood the space-time. If our sun will become as a black hole, for that purpose what is important? The mass of the sun. ओके सॉरी, शायद मैं थोड़ा इंग्लिश में हो गया, मैंने सीधा बोलना था कि अगर बच्चा मास जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, अगर और ज़्यादा मास हो जाएगा, अगर जो आज सन का है उसका कई मिलियन टाइम्स और ज़्यादा अगर हम सन का मास कर दें तो सारे के सारे सेलेस्टिकल बॉडी जो होंगे उसके अंदर घुस जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। आज जो मास है वो थोड़ा कम है, लेकिन अगर सन का मास कई गुना बढ़ गया, कई मिलियन टाइम्स और बढ़ गया, तो सारे के सारे सेलेस्टिकल बॉडीज के अंदर घुस जाएंगे और हमारा सन भी एक ब्लैक होल हो सकता है। अभी इतना ही है मास जितना कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये बताओ ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं? मैंने आपको यहीं लगे हाथ में ब्लैक होल का भी कॉन्सेप्ट समझा दिया और ये भी बता दिया ब्लैक होल ऐसी जगह होती है जहां का मास, जहां की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वहां का ग्रेविटी इतना ज्यादा हो जाता है, उसके पास से गुजरने वाली कोई भी चीज उस ग्रेविटी के अट्रैक्शन में आकर वहां जाकर खत्म हो जाती है। वो जगह वहां के लिए बच्चा ब्लैक होल कहलाता है। जवाब चाहिए, क्योंकि यहां पर किसी बच्चे ने मुझसे बोला था, मैंने कहा था रुक जाओ बच्चा, स्पेस टाइम में चीज को बहुत बढ़िया से क्लियर कर दूंगा, और शायद मैंने कर लिया है। जवाब नहीं आ रहा भाई। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन सुभाश्री ने बोला तो सर इसका मतलब हमारा सन भी किसी के चारों तरफ है। बिल्कुल सही, उसी को कहते हैं कॉस्मिक ईयर, और सन जिसके चारों तरफ घूम रहा है वो भी किसी के चारों तरफ घूम रहा है, उसको कहते हैं गैलेक्टिक ईयर। तो सर इसका तो ब्रह्मांड में हर कोई किसी ना किसी के चारों तरफ घूम रहा है। फालतू बात नहीं, कॉन्सेप्ट पे बात करो, ठीक है।
चलो, क्योंकि आप मेरी कही बात को कहीं जोड़ सकते हैं और मैं आपसे कम होशियार नहीं हूं, ठीक है, चलेगा। तो ठीक है, तो सर हम लोग घूमते रहें किसी ना किसी के चारों तरफ, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लॉजिक बोल रहा है। और सर अगर नहीं घूमेंगे तो खत्म हो जाएंगे, ये मैं नहीं बोल रहा है, लॉजिक बोल रहा है। और सुनो, बहुत ज्यादा भी मत चले जाना, अगर वो ब्लैक होल बन गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, न तुम न तुम्हारा कैरियर। अब देखो, कुछ लोगों को ये चीजें बहुत जल्दी समझ में आ गई होंगी और इतना बढ़िया समझ में आई होंगी कि सर आज तो आपने ब्लैक होल ही समझा दिया, आज तो सर आपने ब्लैक होल ही समझा दिया। चलो डन। अब हम आपको आगे लिए चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट था, लाइट बेंड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। वो वाली चीज़ बताता हूँ जिसकी वजह से कोई स्टार होता कहीं और है और दिखता कहीं और है, वो चीज़ बताता हूँ। लाइट बेंड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। डिजिटल बोर्ड का मजा लीजिए। यहाँ पे ना एक पिक्चर है जो आपको खोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया आपको समझ, ये देख लो ना, ये इससे भी समझ में आ जाएगा। इससे प्यारा में ये मिल गया जो मैं ढूंढ रहा था, ये मुझे मिल गया, यही मैं आपको दिखाता भी हूँ क्लास में, ठीक है। ये देखो, इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो बच्चों, यहाँ जो है ना, सुनो 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 सुनो, यहाँ जो है ना, इस जगह पे आपको दिख रहा होगा अर्थ, आई होप यू कैन सी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सन, ओके। ये सन का अपना एक मास होगा और इस मास की वजह से क्या होगा, सन को अपनी एक ग्रेविटी होगी, ठीक है। ये एक सन हो गया, सन का मास हो गया और मास की वजह से ग्रेविटी हो गई। ये देखो, ये एक एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार है ना, ये स्टार की एक एक्चुअल पोजीशन है। तो एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार यहाँ है, ठीक है। एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार इज देयर। ये स्टार जो है, समझना, ये स्टार की रोशनी जो है, ये देखो सीधी आ रही है, 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 पर सुनो, ये सीधी नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि बीच में सन के मास हो जाने से जो ग्रेविटी है, उससे से लाइट जो है बेंड होकर इधर चली गई। यानी सीधा मतलब है, जो रोशनी इधर सीधी जानी चाहिए तो वो लाइट जो है वो अर्थ की तरफ यहाँ आ गई। और लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है, लाइट हमेशा सीधी आती हुई दिखती है। तो सीधी आने की दिखने की वजह से लाइट जो होगा वो ऐसा लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रहा है और स्टार जो है वो अपीयर यहाँ हो रहा है, जबकि स्टार यहाँ था। तो यहाँ का स्टार यहाँ ना अपीयर होके यहाँ पर होगा। और ये चीज किसकी वजह से संभव हो पाया? लाइट बेंड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। लाइट बेंड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये बताओ, ये चीज समझ में आई? इसका सीधा मतलब है कि कोई भी स्टार जो हम ऊपर देख रहे हैं, जिसकी रोशनी हमारे अर्थ पर आ रही है, पक्का वो सन के इफेक्ट में ही होगा। आप कहोगे सर मान लो हमारी तरफ अंधेरा है, तो अंधेरा है तभी तो स्टार की रोशनी आपकी तरफ आ रही है। आप उसको नहीं समझ रहे हैं। आप पूरे स्पेस को ना 3D में समझिए, है ना। एक बड़ा सा चादर लेके समझिए, रुमाल नहीं, एक बड़ा सा चादर ले लीजिए, ठीक है। इस बड़े से चादर पे ना आप सन को बीच में रख लीजिए, अर्थ को इधर रख लीजिए। लाइट कहीं से आ रहा हो बच्चा, उधर से आ रहा हो, इधर से आ रहा हो, इधर से आ रहा हो, चारों तरफ से चादर जो है वो बेंड है, चारों तरफ से लाइट का बेंडिंग नेचर हो रहा है, बेंडिंग नेचर हो रहा है, बेंडिंग नेचर हो रहा है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। चारों तरफ से सन आएगा जरूर, ठीक है। 3D व्यूज में सोचने की कोशिश कीजिएगा। ये बताओ, ये लॉजिक समझ में आया? ड्यू टू बेंडिंग नेचर ऑफ दैट। ये फटाफट बताइए, बताइए, जल्दी बताइए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लॉजिक है। और आपको ये भी बता दिया कि जो आप स्टार ऊपर देखते हैं वो एक्चुअल में स्टार वहां नहीं है, स्टार कहीं और होता है। ये चीज पर कभी इन्होंने क्वेश्चन नहीं बनाया, लेकिन इतना जरूर बोला है, लाइट बेंड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इस बारे में बताने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन था? वो आइंस्टाइन था। और उसने अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में इसके बारे में बताया था, बिल्कुल बताया था। और उसी चीज को हम लोग यहाँ पर पढ़ भी रहे थे, ओके। लेकिन लाइट की प्रॉपर्टी क्या? लाइट कभी ऐसा नहीं दिखता कि वो झुक कर आ रहा है। लाइट की प्रॉपर्टी होती, लाइट ऐसा लगता है हमेशा वो सीधी डायरेक्शन में, इसलिए लाइट अपीयर होता है कि कहीं और से आ रही, जबकि लाइट वहां पर नहीं है, ओके, जबकि लाइट वहां पर नहीं है। और आगे आपको लिए चलते हैं, चलो बच्चों, और आगे चलते हैं। सी बेंडिंग ऑफ लाइट्स। अच्छा, एक चीज और रह गया जो कि जिस पे थोड़ी सी बात करनी और रह गई है, जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करते हैं। बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें थी वो हम लोगों ने पढ़ ली हैं। ये देख लो, हम लोग सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ये हो गया यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, आप जानते हैं ये भी होता है। और ग्रेविटेशनल वेव की तो हम स्टडी ही करने जा रहे हैं, ओके। ग्रेविटेशनल वेव की हम स्टडी ही करने जा रहे हैं। अब फाइनली हम पहुँच चुके हैं कहाँ?
ग्रेविटेशनल वेव्स पर। आ जाओ दोस्त। अच्छा एक बात बताओ, पहले जरा एक बात बताओ, जब हम लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ा था, स्पेस टेक्नोलॉजी में मैंने आपको एक चीज बोली थी, क्या बोली थी? जो इंटायर यूनिवर्स है ना, इट इज मेड अप ऑफ 4 फोर्सेस, याद है? ये जो यूनिवर्स है ना, ये 4 फोर्सेस से मिलकर बना है। बेंडिंग ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट दोनों अलग चीज़ हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जब कोई लाइट किसी सॉलिड पार्टिकल पर पड़ती है तो चारों तरफ पत्थर जाती है, वो स्कैटरिंग होता है, निमाई। उसकी वजह से आपको आसमान जो होता है वो नीला दिखाई देता है, वो दूसरा कंसेप्ट है, वो उसको यहाँ पर मत जोड़िएगा। ओके, वो लॉजिक दूसरा है, ठीक है, वो लॉजिक दूसरा है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पे लिए चलता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड यही है, जरा समझिएगा, ठीक है। बैकग्राउंड क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ओके, जो यूनिवर्स है, मैंने आपको बोला था यूनिवर्स 4 नेचुरल फोर्सेस से मिलकर बना होता है, याद आ रहा है? वो 4 नेचुरल फोर्सेस कौन कौन से थे? उसमें एक फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा फोर्स था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा फोर्स था स्ट्रॉन्ग फोर्स और चौथा फोर्स था वीक फोर्स। तो यूनिवर्स 4 नेचुरल फोर्सेस से मिलकर बने। अगेन आई रिपीट, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग फोर्स और चौथा वीक फोर्स। तो हमारा जो ब्रह्मांड है इन 4 फोर्सों से मिलकर बना हुआ है। यहां पर एक फोर्स है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स वो है जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे भी बात कर रखी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोगों ने पीछे बात कर रखी है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का अट्रैक्शनल फोर्स होता है। अगेन रिपीट, ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का अट्रैक्शनल फोर्स होता है और ये ऐसा फोर्स होता है जो कि है ना, as sir as shown in the interstellar movie, how spending 1 hour in one planet is 23 hours in the, डिपेंड करता है बच्चा वहां पर टाइम किस हिसाब से चल रहा है। ये डिपेंड करता है अनीश कि वहां पर टाइम किस हिसाब से चल रहा है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ टाइम स्लो है, कुछ जगह ऐसी है ब्रह्मांड जहाँ टाइम फास्ट है। हमारी पृथ्वी में 24 घंटे में एक दिन होते हैं, वहां पर हो सकता है कई साल में एक दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है वहाँ स्पेस टाइम है, और ये बात सही है, अलग अलग प्लैनेट पे जो समय और स्पेस टाइम है वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ मूवी में उन्होंने सही दिखाई है। उस मूवी में बहुत सारे कंसेप्ट ने दिखाए हैं। हाउ स्पेंडिंग 1 hour इन वन प्लैनेट इज 24 hours इन अर्थ, डेफिनेटली हो सकता है। और ये चीज़ भी मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप किसी ऐसे स्पेसक्राफ्ट में बैठकर इस ब्रह्मांड में चले जाएं जो स्पेसक्राफ्ट स्पीड ऑफ लाइट से जाती हो, स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज चलने वाली कोई चीज़ आज तक ब्रह्मांड में नहीं है, ऐसा आइंस्टाइन कहा करते थे, ठीक है ना। आप ब्रह्मांड में चले जाइए और 1 साल बाद लौट के आइए, आपको पता होना चाहिए अगर स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी तेज़ आप चीज़ों से चले जाएंगे, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट से, तो आप जब लौट के आएंगे तो पूरा ब्रह्मांड में जो आप पृथ्वी पर आएंगे, आपके अपने घर वाले जो बच्चे थे वो बड़े हो चुके हैं और आप 31 साल से सिर्फ 32 साल के हो, क्योंकि आप 1 साल के लिए गए थे। ये चीज़ आपको अर्थ पे भी देखने को मिलती है, लेकिन याद रखिएगा हम सब फिक्शंस की पढ़ाई नहीं करेंगे, और यूपीएससी नेवर आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन फिक्शंस। अगर फिक्शंस पे क्वेश्चन आने लगे भाई, तब तो हम लोगों के सर के बाहर चीज़ें चली जाएंगी, आपके सर के बाहर भी जाएंगी, और मुझे तो और ज़्यादा मूवीज उस तरह के फिक्शंस देखने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन लॉजिकली जो उस मूवी में दिखाया है वो सही दिखाया है, ठीक है। सर हाउ शुड वी डिफाइन टाइम? प्रिया स्मिता, टाइम क्या होता है? स्पेस के साथ टाइम बदलता है, यानी ब्रह्मांड जो है वो अंतरिक्ष और समय है, ठीक है। और अंतरिक्ष और समय में यानी अंतरिक्ष में सब कुछ समय के साथ बदल रहा है, यही स्पेस टाइम का कंसेप्ट है। अंतरिक्ष में सब कुछ समय के साथ बदल रहा है, यानी कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो कि स्टैग्नेंट है, जो गलती से आइंस्टाइन ने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के टाइम में बोल दिया था। आइंस्टाइन ने जो गलती की थी वो चीज़ मैंने आपको बता दी है उस कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने आपको एक जनरल कंसेप्ट बता दिया है। मैं फिर आपको लिए चलता हूँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए हैं, ठीक है प्रिया स्मिता। अब यहीं पर आपको और लिए चलते हैं, अगला कंसेप्ट है जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स कहाँ से आए। देखो ऐसा है, मैं फिर आपको बोलता हूँ, इस ब्रह्मांड में 4 तरह के नेचुरल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स। इसमें एक फोर्स है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। यही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स के पीछे जिम्मेदार है। और ब्रह्मांड में ये ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप इस प्रकृति में मौजूद है, और इसी प्रकृति में नेचुरल फोर्सेज जो ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होते हैं, इनकी मदद से हम लोग यूनिवर्स को समझेंगे और बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। और इतना ही नहीं, हम समय में पीछे भी जा सकेंगे।
हम समय में पीछे भी जा सकेंगे। जैसे हम लोगों ने थोड़ी सी आगे हम लोगों ने थोड़ा सा हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में हमने पीछे पढ़ा था, थोड़ी सी बात की थी जब वी हैव डिस्कस अबाउट द डिस्कशन ऑफ लैग्रेंज पॉइंट L1, जहां पर हम आदित्य सैटेलाइट्स को रखने की प्लानिंग कर रहे थे। आई थिंक आपको मेरी कहानियां याद होंगी जो मैंने वहां पर आपको समझाई थी, और वो लॉजिक आपको समझ में आता है। तो सीधा मैं कहना चाह रहा हूँ ग्रेविटेशनल वेव्स जो होते हैं इनके पहले पीछे जो जिम्मेदार होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही जिम्मेदार होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इस ब्रह्मांड में नेचुरली अवेलेबल है, यहाँ आपका और हमारा किया हुआ कुछ भी नहीं है। टाइम ट्रेवल पे क्यों बकवास टाइप की टॉपिक लाते हो? इनडायरेक्टली उस बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा था प्रिया स्मिता ने, मैंने वही बताया था टाइम ट्रेवल के बारे में ही। एक गाड़ी बनाकर स्पीड ऑफ लाइट से, ये बताओ कि स्पीड ऑफ लाइट से कोई गाड़ी जा सकती है? आज तो कोई बनाई गई नहीं, कल को जब बनाएंगे तो टाइम ट्रेवल करेंगे। ठीक है, चलिएगा। अमिताभ, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी हमको लगता है तुम लोग हमको चेक वेक तो नहीं करते हो। इस टीचर को कुछ आता वाता है कि नहीं, कि ऐसे ही अपना फ्रॉड रॉड टाइप का है ना? ऐसा ना करो भाई, जिंदगी दिया हूँ इसको, ठीक है, बाहर से छोड़ छाड़ के आया हूँ इंडिया, ठीक है, चलो। लेकिन हाँ, ध्यान दो कि हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना हम आपको कुछ भी पढ़ाएं और आप कुछ भी नहीं, ऐसे थोड़ी ना यूपीएससी होती नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। चलिए, तो वही हम कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल वेव हम लोग आफ्टर ब्रेक शुरू करेंगे और वहाँ बताएंगे कि किसी ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से ही वहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल वेव का कॉन्सेप्ट आता है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स को समझने के लिए हम लोग को जाना होगा कहाँ? ग्रेविटेशनल वेव्स को समझने के लिए हम लोग को जाना होगा कहाँ? हम लोगों को जाना होगा ग्रेविटेशनल वेव को समझने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ। कहाँ जाना होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ। हमें जाना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ। ओके, हमें जाना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ। ओके एवरीवन, अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये हम लोग चलेंगे आगे आफ्टर ब्रेक, जहां पर मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक है, कि ये एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है जो दो बड़े सेलेस्टिकल बॉडी के बीच लगने वाला एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। आई होप यू पीपल रिमेंबर देयर, है ना? शायद आपको याद होगा, ठीक है। और वो हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। और मैंने आपको बोला था ये ग्रेविटेशनल वेव जो होता है ये एक नेचुरल फोर्स होता है, प्रकृति में एग्जिस्ट करता है। और 4 नेचुरल फोर्स मैंने आपको बताए थे, शायद आपको याद होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स, ठीक है। ये है पूरी की पूरी कहानी। चलिए दोस्त, आफ्टर ब्रेक विल कंटिन्यू दिस।